तो शुरू करें। नोट्स आ गए होंगे आप लोगों के पास, तो अभी आ जाएंगे। देखो, नाम लिया और तुरंत। तो एक बार नोट्स ले लो। और वैसे आपके पास जो भी पढ़ रहे हैं उसका तो है ही है। प्रॉपर सेपरेट एक रखो, फाइल रखो, प्लास्टिक वाली है या सेपरेट रखो। पता चलेगा आप लोग हिस्ट्री का मिक्स हो गया, इकोनॉमी में इधर उधर पढ़ने, उससे बेहतर है आप टॉपिक वाइज हो रहे था। कुछ ऐसा है नहीं, सेपरेट स्टेपलर करके दे रहे हैं आपको, तो उसके हिसाब से चीजें हो सकती हैं। चलिए उसको होल्ड कर लें और अभी कंटिन्यू करते हैं। जो हमारी मुद्रास्फीति चल रही थी, महंगाई के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। भाई महंगाई के प्रकार पढ़े हैं, महंगाई की स्थितियों को हम लोगों ने अच्छे से देखा है। अब आप लोगों को उसी को कंटिन्यू करना है। महंगाई की हम लोगों को गणना करनी है कि भाई गणना कैसे, कि भाई इसकी गणना का बेस क्या है। कोई सूचकांक के माध्यम से कर सकते हो, आप मंथली कर सकते हो, 6 मंथ में कर सकते हो, या ईयरली आप लोग इसकी गणना कर सकते हो। जनरली यही आंकड़े आप लोगों को पूछे जाते हैं और बताए जाते हैं। तो मुद्रास्फीति की गणना 2 दृष्टिकोण से की जा सकती है। 2 ऐसी स्थिति है। तो पहली स्थिति को देखते हैं कि थोक विक्रेता के दृष्टिकोण से मुद्रास्फीति की। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो थोक विक्रेता के दृष्टिकोण से मुद्रास्फीति की जो गणना करने के लिए क्या किया जा रहा है, थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक, WPI नाम सुना होगा, होल प्राइस इंडेक्स है जो कि जारी किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है क्योंकि हम लोगों ने इस पर बात की थी। कहां पर? इकोनॉमी सर्वे, याद नहीं है क्या? ध्यान रखना, ये बेसिक चीजें। अब इसमें बहुत सारी चीजें इकोनॉमी से कनेक्ट होने वाली, बेसिक वाले। इकोनॉमी में आंकड़ों के अलावा जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सारी आपके यहाँ पर अब आगे पीछे अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट में मिल जाएगी। तो होल प्राइस इंडेक्स है, ये जारी किया जाता है थोक विक्रेता की दृष्टि से। तो दूसरा सवाल है कि इसको कौन जारी करता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ये भी आपको याद होना चाहिए। देखो पहला ही चैप्टर था इकोनॉमी सर्वे का। इकोनॉमी सर्वे का आपका पहला चैप्टर ही था। याद आया कुछ? हाँ, लास्ट में नहीं दिया हुआ पता नहीं, लेकिन दिया हुआ है। तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। इंडेक्स है, इंडेक्स कौन जारी करता है? किसी भी प्रकार का इंडेक्स हो, चाहे इकोनॉमी का हो या किसी भी प्रकार की रिपोर्ट्स हो, इंडेक्स हो, वो उसके जारी करता हमेशा याद रखो। चलिए, थोक मूल्य सूचकांक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में भी आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। अब देखो, ध्यान रखो, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसके डायरेक्ट नियंत्रण में है, लेकिन इनडायरेक्ट नियंत्रण में कौन है? आर्थिक सलाहकार कार्यालय। ये आपने नहीं पढ़ा होगा, बट अब ये याद कर लेना। तो मिनिस्ट्री ऐसे, WPI, CPI, इसका क्या है? महंगाई से। और महंगाई एक ऐसा टॉपिक है जो रेगुलर न्यूज में रहता है। कभी चीजें सस्ती होती है, कभी चीजें महंगी होती हैं, तो इसलिए ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हमेशा रहता है। किसी न किसी एग्जाम में आपको महंगाई के कारण पूछ सकता है, महंगाई के बचाव के सरकार के उपाय क्या है वो पूछ सकता है। तो वो चीजें आपको यहाँ पर अभी कंप्लीट करेंगे। इसमें किसी को डाउट है कि भाई थोक मूल्य सूचकांक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, उसी के अंदर अगर विभाग करे, इससे बड़ा विभाग किस विभाग के अंदर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय काम करता है, या तो वो है अपने आर्थिक सलाहकार कार्यालय। ओके, चलिए, यहाँ कुछ ज्यादा समझाने का नहीं है, फैक्चुअल आंकड़े। अब थोक मूल्य सूचकांक के बारे में, एक भाई WPI है, वो अलग अलग कैटेगरी बना दी गई। इसमें भी कुछ वस्तुओं को सेपरेट किया गया। होल प्राइस इंडेक्स में वस्तुओं की अगर बात करें तो यहाँ पर अपन लोग देखते हैं 4 प्रकार। मतलब जितनी इसमें क्या होता है, होल प्राइस इंडेक्स में वस्तुओं वाली बात होती है कि कौन कौन सी वस्तु है या वस्तुओं की कैटेगरी उसने बना दी। कैसे? देखिए भाई, WPI की प्राथमिक वस्तुओं में उन्होंने 117 वस्तुएं रखी। इसी में अगर बात करें तो 16 वस्तुएं रखी। किसमें? ईंधन और ऊर्जा में। यह ध्यान रखना होगा आपको कि भाई WPI गणना कर रहे हैं, उसमें किन किन आंकड़ों को संख्या क्या है, तो ये वस्तुएं, इनकी संख्या आपको याद रखनी होगी। प्लस विनिर्मित जो मैन्युफैक्चरिंग वस्तुएं कितनी शामिल की गई इसमें? 564। और अगर WPI मुख्य की बात करें तो ये कितनी है? 697। ये टोटल है। टोटल ही है? नहीं, इसकी काउंटिंग, टोटल काउंट करो 1 मिनट। टोटल कितने हो रहे हैं? ये 3। देखो,
697 ही हो रहे हैं क्या? हाँ हाँ, ये मतलब एक्चुअल में टोटल है ये, अगर इतने हो रहे हैं तो वैसे ये टोटल ही है, इससे ज्यादा वस्तुएं नहीं है इसमें। हाँ, ये बात अलग है कि इसमें समय के दौरान चीजें अपडेट की जाती हैं तो संख्या थोड़ी बहुत परिवर्तन है। वर्तमान में अभी कुछ लेटेस्ट 5-10 सालों में कोई चीज चेंज नहीं हुई है, आगे जब होगी उस पर बात करेंगे। तो देखो, अब यहाँ से ध्यान रखना है कि भाई पूरे भारत के लिए एक ही थोक मूल्य सूचकांक की गणना की जाती है। ये ध्यान रखना है कि पूरे भारत की एक ही थोक मूल्य, मतलब आगे इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर राज्यवार भी होता होगा। भाई कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है राज्यवार, लेकिन थोक मूल्य सूचकांक की जो ओवरऑल गणना की जाती है हमारे पूरे भारत की एक साथ ही करते हैं, अलग अलग नहीं कि इस राज्य की अलग करो उस राज्य की अलग करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लस क्षेत्रीय थोक मूल्य सूचकांक जारी नहीं किया जाता। क्षेत्रीय मतलब राज्यवार हो सकता है या पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष में आप लोग इसकी गणना कर रहे हो, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। इसमें केवल वस्तुओं को शामिल किया गया, ध्यान रखना, केवल वस्तुएं, क्योंकि WPI आज पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग अभी आगे CPI भी पढ़ेंगे। WPI है इसका मतलब अपन को CPI पढ़ना होगा। तो यहाँ पर केवल वस्तुएं, सेवाएं मतलब सर्विस सेक्टर का इसमें कोई रोल नहीं है, ओनली आप देखेंगे तो वो है वस्तु। तो ये अच्छे से ध्यान रखना होगा। देखो आप इसको अब इकोनॉमी सर्वे के साइड से जाओ तभी भी आपको इतनी जानकारी रखनी है, और बेसिक के पर्पज से जाओ तभी भी इतनी जानकारी रखनी है। तो आप मान के चलिए इकोनॉमी सर्वे का बेसिक के साथ कनेक्ट करके क्वेश्चन आएंगे ना, वो 25+ क्वेश्चन आएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, आप इस इकोनॉमी और इकोनॉमी सर्वे को पकड़ लोगे ना, फिर भी आपके 25+ क्वेश्चन आसपास घूम जाएंगे। अगर करंट अपडेट रहे ढंग से तो 30+ क्वेश्चन आपके इकोनॉमी और इकोनॉमी सर्वे और करंट के सिर्फ इकोनॉमी वाले सेक्शन में आ जाएंगे। बोले पुराने इसके पेपर्स चेक करके काउंट कर लेना, तो आपको कम से कम 25+ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलने वाले हैं। आपको कितने चाहिए वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको याद कितना है। थोक मूल्य सूचकांक में सेवाओं को शामिल नहीं किया गया, मतलब केवल वस्तु है तो इसका मतलब सेवाएं नहीं है। थोक मूल्य सूचकांक में खाद्य पदार्थों का भार बहुत कम है, 20% है। ये थोड़ा आप देख लेना, इसमें जो खाद्य पदार्थ का जो रेशियो रखा गया इन वस्तुओं में वो बिल्कुल मिनिमम स्तर है। ओवरऑल तुलनात्मक रूप से इस टोटल का क्या है 20%। बिल्कुल रटने वाले आंकड़े हैं, कोई समझने की आवश्यकता नहीं है इसमें कि बहुत ज्यादा कुछ अंदर जाके समझना नहीं। अभी कारण और प्रभाव पढ़ेंगे, वहां थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। इसको जारी करने का आधार वर्ष 2021-22 नहीं है, 2011-12 है। अब देखो, अब यहां से दो चीजें क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि इससे इकोनॉमी, जो इकोनॉमी सर्वे था उसमें आंकड़ों में क्या लिखा हुआ था 11-12, और ये ध्यान रखना होगा आपको। 11-12 के अलावा 1999 और 2000 लिखा हुआ होगा, ध्यान रखना। ऑफिशियल रूप से ये है, और ये भारत सरकार ने इसको ये किया, आपके इकोनॉमी सर्वे में है, इसको पढ़ो। इसलिए कह रहा हूं पहला चैप्टर को अभी इसका मतलब स्पष्ट नहीं, याद नहीं, वो बात अलग है या नहीं वो भी तो नहीं पता आपको। उस इंडेक्स में देखना, मैं आपको बॉक्स भी बता दूं, उस बॉक्स में है वो जिसमें मैंने इसी WPI के तीनों सेक्शन को अलग किया गया है, लेबर वाला, औद्योगिक श्रमिक वाला, कंबाइंड वाला। उस वाले सेक्शन में देख लें 1999-2000 लिखा हुआ होगा। मिला? क्या लिखा हुआ है? हाँ, तो ये इसलिए कह रहा हूं कि कल को आप ऑफिशियल पूछ लो, ऑप्शन में आपके 2011-12 हो ही नहीं और ऑप्शन में 1999-2000 हो, फिर तो ये जो माना गया है ये भारत ने माना अपना ऑफिशियली। लेकिन ऑफिशियल अगर जनरल बात करें, मतलब विश्व स्तर पर इस आंकड़ों का जो बेस बनाया गया है वो 1999 का, 99-2000। तो दोनों याद रखना आपको। तो ऑप्शन में पता चला इसको दिए ही नहीं, फिर या ऑप्शन में जब वो कह देगा कि भाई भारत सरकार ने जो कि WPI का जो आधार वर्ष किसे माना गया, तब आप इसको बोल सकते हो। वो सवाल में पूछे उसके हिसाब से। तो इसके सवाल मैंने क्रिएट कर लिया आपके MCQ में, तो इकोनॉमी सर्वे के MCQ में ये सवाल मैंने दे दिया आपको। चलिए अब थोक मूल्य सूचकांक की बात करें तो प्रत्येक माह
14 तारीख मतलब 14 तारीख को एक तरीके से इसको जारी किया जाता है, मतलब हर महीने जारी किया जाता है। तो ये भी अपना आप स्टेटमेंट है कि भाई थोक मूल्य सूचकांक को कह सकते हैं हर महीने जारी किया जाता है, ये सही है। भाई हर माह की 14 तारीख को जारी किया जाता है, ये भी सही है। तो ओवरऑल ये ध्यान रखना है कि भाई हर महीने इसके आंकड़े जारी किए जाते हैं थोक मूल्य सूचकांक के। इसके अलावा 2014 से पहले मुद्रास्फीति की गणना का मुख्य सूचकांक थोक मूल्य सूचकांक था। इसका मतलब अभी वर्तमान में नहीं है, अब सीपीआई को आधार बना दिया। वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो इसका मतलब आपके लिए यहां से सवाल है कि जो आपके मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए सरकार कौन से आंकड़े ले रहे हैं, क्या डब्ल्यूपीआई के या सीपीआई के? अब 2014 से पहले तो डब्ल्यूपीआई था, अब है जो कि सीपीआई। अब आगे मैं बताऊंगा उसके। तो ये ध्यान रखना है आपको, ऐसे नहीं ऑप्शन में दोनों दे या एक या दो तो आप वहां सोचने में बैठ जाओगे कि अच्छा ये तो दोनों मुद्रास्फीति संबंधित है, थोड़ा बहुत दोनों से लेंगे, लेकिन पढ़ा हुआ होगा तो ऐसा महसूस नहीं होगा। तो अच्छे से ध्यान रखना है कि भाई इसकी गणना जो मुद्रास्फीति की जा रही है इसमें अब इसका रोल नहीं रहा है। आप कह सकते हो 2014 से पहले अगर सवाल पूछ ले कि भाई 2014 से पहले आपके मुद्रास्फीति की गणना में किसके आंकड़े लिए जाते थे, तो आप कह सकते हो डब्ल्यूपीआई थोक मूल्य सूचकांक का। चलिए आप देखो दूसरे कैटेगरी है कि भाई उपभोक्ता के दृष्टिकोण से, तो सीपीआई आ गया आपका। तो उपभोक्ता के दृष्टिकोण से मुद्रास्फीति की जो गणना है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, नाम तो सुना ही है ना अपना सीपीआई, ये वही है सीपीआई जो आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा है, डब्ल्यूपीआई सीपीआई। अब ये क्या कह रहे हैं, इसको जारी कौन कर रहा है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इसके अलावा अगर इसकी बात करें इसके आगे कौन सा डिपार्टमेंट हो सकता है, तो वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। मतलब जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है वो किसके नियंत्रण में है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। जो सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन है ये मेन बोर्ड है, उसी के बाद में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय आता है। वहां पर हम लोगों ने देखा आर्थिक मंत्रालय, भाई आर्थिक सलाहकार मंत्रालय की बात की थी हम लोगों ने वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के बाद। तो उसी प्रकार आप में इसमें भी ध्यान रखना है कि भाई सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भी अगर थोड़ा और स्पेसिफिक गया तो आपको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ध्यान रखना। दोनों जानकारी आपको ध्यान रखनी है। देखो इजी सवाल बनते हैं यहाँ से, आप सोचते हो कि बहुत टेढ़े मेढ़े, नहीं, लेकिन आंकड़े अपन को स्पष्ट याद नहीं होते तो वो अपने लिए हार्ड हो जाते हैं। अब आगे यदि बात करो सीपीआई, इसमें 3 प्रकार हैं। डब्ल्यूपीआई में लगभग उसमें भी 3 ही थे क्योंकि टोटल वो 657 3 ही थे, लेकिन ओवरऑल 4 माना गया। इसमें ओवरऑल 3 है। चलिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण वाला जो सेक्शन, इसमें कितनी वस्तुएं हैं, 448, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शहरी में 460 और ग्रामीण और शहरी में नहीं, इसमें कुछ 1 मिनट इसको अपडेट करना होगा। ये शायद पीपीटी का करेक्शन है आपके, इसको ठीक करना पड़ेगा आपके। कोई नहीं, इसको क्लियर करना है। किसी भी प्रकार की चीजें जहां मुझे लगेगा मैं तुरंत रुक जाऊंगा। दोनों को मिला के जोड़ दो, कितने, हाँ देखो ये टोटल, अब दोनों को आपको जोड़ लो तो कितने हुए, तो आप इसको कह सकते हो 908। भाई ये तो कंबाइंड है, इसका मतलब जोड़ना है, सीधी बात है, नहीं तो आप जोड़ोगे कैसे, क्या हो गया, अच्छा ठीक है ना। इसका फिर भी कुछ होगा तो मैं एमसीक्यू में आपका क्लियर कर दूंगा। अब देखो केंद्र के साथ साथ राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, पूरे देश का एक नहीं है, समझ पा रहे हो। मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि राज्यवार अलग नहीं करेंगे, कहां पर डब्ल्यूपीआई में ये बात की गई, भाई उसकी जो गणना की जाती है वो पूरे देश में
एक ही प्रोसेस होता है, एक ही बार में कह सकते हो। लेकिन जैसे सीपीआई में जाओगे तो अलग अलग जगह के हिसाब से, जैसे अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब की गणना अलग अलग होती है। मतलब आप क्षेत्रीय गणना कह सकते हो, इसको कह सकते हो, वे अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, राज्य के हिसाब से। तो देखो इसमें आप ध्यान रखना, इसमें दोनों शामिल है, क्या, वस्तु और सेवा। वहां पर क्या था, केवल वस्तु था, ठीक है। फिर इसमें अगर खाद्य पदार्थों के भ्रांश की बात करेंगे तो 45% है। तो अब आपके लिए यहाँ से सवाल ये बन जाता है कि भाई डब्ल्यूपीए और सीपीआई में अगर दोनों की तुलना करेंगे तो खाद्य पदार्थों का किसमें ज्यादा वेटेज है, भारांश है, वो सीपीआई में। ओके, तो छोटी छोटी चीजें वो परसेंटेज ना पूछ के तुलना कर लेगा, हाँ ज्यादा है या कम है, लेकिन आंकड़े पता होंगे तो आप आराम से समझ जाओगे, ये बात सही है। अगर इसका आधार वर्ष पूछे तो इसका 2011-12 सही है, यही आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और इससे प्रत्येक माह 12 तारीख को है, दोनों प्रत्येक माह, ये क्लियर रखना। लेकिन तारीखों में 14 है और ये 12 है, ये आपको ध्यान रखना। फैक्चुअल आंकड़ा है, इसको बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, कोई बहुत क्रिटिकल कुछ भी नहीं है, बेसिक बेसिक चीजें। यहाँ से सवाल भरपूर बन चुके हैं, मतलब इससे रिलेटेड सवाल हर एग्जाम में हर बार कहीं ना कहीं इधर उधर करके बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, इस टॉपिक से जा चुके हैं। 2014 के बाद वर्तमान तक मुद्रास्फीति की गणना मुख्य सूचकांक जो कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। मतलब मुद्रास्फीति की गणना के लिए जो सूचकांक, मतलब जिसको बेस बनाया गया है, जिसके आंकड़ों को आधार बनाया गया है, तो वो है सीपीआई। तो ये भी बात की थी भाई, 14 तक तो डब्ल्यूपीआई था, उसके बाद से आज तक हम लोग जो आंकड़े यूज कर रहे हैं वो किसके कर रहे हैं, सीपीआई के हम लोग वो आंकड़े यूज कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। और श्रम ब्यूरो के द्वारा भी अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किए जाते हैं। अब इसमें देखो, इसमें ऐड है या नहीं है, नहीं तो मैं आपके चलिए वो मैंने शायद इसको इसमें ऐड नहीं किया। अन्य मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे में, अब आपको वो चीज अन्य वाली जो ये बात हो रही है ना, औद्योगिक श्रमिक क्या नाम है, औद्योगिक श्रमिक वाली बात है, जो लेबर की बात है, याद आया कुछ? ये तीनों सेक्शन है, मैंने इकोनॉमिक सर्वे में इसको बता दिया। यहाँ तो हट गया होगा वो पीपीटी से, लेकिन ये मैंने आपको तीनों पढ़ा रखे। कौन कौन से बताओ आप लोग? औद्योगिक प्रदेश वाला, औद्योगिक विकास और कृषि हो गया, और श्रम हो गया, ग्रामीण श्रम गाड़ा हो गया, ग्रामीण लेबर वाला, जो रूरल लेबर वाली बात हो गई, एग्रीकल्चर लेबर वाली बात हो, क्या हुआ? उसका आधार वर्ष अलग है ना, वो अन्य की कैटेगरी में, जिसको कौन जारी कर रहा है, श्रम ब्यूरो कर रहा है। ये ध्यान रखना, उन तीनों को जिनका नाम आप ले रहे हो ना, तीनों को श्रम ब्यूरो जारी कर रहा है। नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन कंबाइंड में है वो, ग्रामीण और शहरी दोनों का अगर आपको आंकड़े पूछ रहे हैं सीपीआई के, वो भी इसमें बात करें। जो आप लोग, एक आप लोगों ने एग्रीकल्चर की बात की थी, एक आपने औद्योगिक श्रम की बात की, एक और सी की थी कृषि, हाँ एग्रीकल्चर लेबर की आपने बात की थी। इन तीनों को तो श्रम बोर्ड ब्यूरो, ये अन्य है ना, इसमें 3 है जो मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे में बता दिए। तो इसलिए उस चैप्टर को वापस जाके देख लेना। आप उसको यहाँ देखो, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो वहां से उठा के यहाँ साइड में लिख लेना कि भाई मैं आगे हो सकता है अगले साल के लिए इकोनॉमिक सर्वे में से हम तो नहीं पढ़ूंगा, तो वहां से वो चीज यहाँ से ऐड कर देना। वो इकोनॉमी वीडियो हमारे वो पढ़ी है, और आप लोगों के लिए भी वहां से, ठीक है ना। वो 3 अन्य की बात जो श्रम बोर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी किए जाते हैं। आइडिया मिल गया होगा? तो अब थोड़ा खुद से भी मेहनत करनी होगी। चलिए, उत्पादक मूल्य सूचकांक, इसमें क्या है कि भाई इस सूचकांक के तहत कीमतों में वृद्धि की गणना उत्पादक के दृष्टिकोण से करते हैं कि भाई कितना उत्पादन हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। अगर उत्पादन अधिक हो रहा है तो कहीं ना कहीं कीमतें घट जाएगी ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि सप्लाई ज्यादा होगी। सप्लाई ज्यादा होगी तो क्या होगा? मंदी, मतलब है ना, मुद्रास्फीति तो कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। और जैसे ही पता चला कि भाई आपकी जो डिमांड है वो ज्यादा है और सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, तो फिर वापस ये चक्कर उल्टा हो जाएगा। कैसे? जैसे उत्पादक का दृष्टिकोण क्या है, इसमें भी ध्यान रखना है कि भाई वस्तुएं सेवाएं दोनों शामिल हैं, और इस सूचकांक का प्रयोग भारत में नहीं किया जाता।
ये ध्यान रखना। इसका जो प्रयोग होता है यूरोपीय देशों में ज्यादा किया जा रहा है। भारत में जो बेस बनाया गया वो सीपीआई है। 14 से पहले हमारा डब्ल्यूपीआई था, उसके बाद सीपीआई है। तो मतलब इसका रोल ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, क्योंकि उसमें वो सारी गणनाएं हो जाती है जो इसमें ये बात कर रहा है। भाई उसमें वो कंज्यूमर की भी बात कर ली थी, वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल कर ली। मतलब अब आपका सर्विस सेक्टर भी उसमें ऐड कर दिया, जो भी प्रोडक्शन है, विनिर्माण है, सब कुछ उसमें हो गया। अब तो फिर अलग से आपको जाने की आवश्यकता है ही नहीं। अब देखो आधार प्रभाव क्या होता है, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है, मेंस में पूछा गया है, आईएएस या आरएस में पूछा गया है कि आधार प्रभाव क्या होता है। ये सीधा ही सवाल आ गया था। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मुद्रास्फीति की दर पर पिछले वर्ष की कीमतों का प्रभाव देखा जाता है, इसी प्रभाव को आधार प्रभाव कहा जाता है। मतलब जैसे आप लोगों ने आधार वर्ष माना है, जस्ट इमेजिन कीजिएगा आपने 5 साल पहले 10 साल पहले का एक आधार बेस बना दिया कि भाई ये इसकी गणना है। अब इसकी तुलना में ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहो तो 1 साल का ले लो कि भाई आज से जो पिछले साल की बात करेगा, आज अभी हमारा क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, और पिछले अक्टूबर की बात करें तो उसके जो आंकड़े होते हैं वो मान के चलिए कि भाई 3% उस समय मुद्रास्फीति थी और आज है जो कि 4 हो गई है। तो क्या हुआ, चेंजेज हुआ है। तो उसी की बात कर रहा है कि भाई जो चेंजेज आ रहे हैं उसे हम लोग क्या किस नाम से जानेंगे, आधार प्रभाव। कीमतों में परिवर्तन हुआ, कीमतों पर प्रभाव हो गया ना। फिर 3% 3 रुपए खर्च कर रहे थे, वहां 4 रुपए खर्च कर रहे उसी चीज के लिए, तो मतलब महंगाई बढ़ी है। यदि पिछले वर्षों की कीमतों में अत्यधिक कमी हुई है तो वर्तमान में कीमतें मुद्रास्फीति अधिक दिखाई देगी। अब उसका प्रभाव बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि जो मान के चलिए कि भाई 2 आंकड़े आपको रखने, एक 2024 रख लो पूरा मान के और 2023 रख लो, तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि पिछले वर्ष मतलब 2023 में कीमतों में क्या अत्यधिक कमी है। तो मतलब यहां पर मैं मान सकता हूं कि भाई कीमत बहुत ज्यादा घटी थी, ठीक है। तो वर्तमान में मतलब 2024 में मुद्रास्फीति अधिक दिखाई देगी। तो ये रूल्स कहता है कि भाई कीमत यहां पर क्या होगी, बढ़ेगी। आधार प्रभाव का नियम कहता है कि पिछले 1 साल में अगर आप पीछे मंदी रही है, मंदी मतलब यहाँ पर मुद्रास्फीति के कम की मैं बात कर रहा हूँ, कीमतों में वस्तुओं की कीमत में कमी आई, तो आज 1 साल बाद में, अब अगर वर्तमान में बात करो 2024 में, तो कीमतें आपको वृद्धि मिलेगी आधार प्रभाव के हिसाब से। किसी को डाउट है? सिंपल सी बात कर रहे हैं कि 1 साल में जो आंकड़े, इसने कहा है कि पिछले महंगा हुआ है तो इस बार, पिछले सस्ता है तो इस बार बहुत महंगा होगा, बस इतनी बात कर। वस्तुओं की कीमतों में एक बड़ा परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मुद्रास्फीति होना नहीं होना उस पर प्रभाव पड़ेगा। यदि पिछले वर्ष कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है, कि मान के चलिए कीमत यहाँ पर बढ़ी हुई है, तो वर्तमान मुद्रास्फीति में क्या अत्यधिक कमी दिखाई देगी। दोनों कंडीशन बता दी कि भाई 1 साल मान लो 2023 में बहुत ज्यादा सस्ती वाला था, मतलब बहुत ज्यादा चीजें सस्ती थी, तो 1 साल बाद में मतलब आज वर्तमान में बात करूंगा तो चीजें महंगी मिलेगी। लेकिन जस्ट उल्टा करते हैं कि 2023 में चीजें बहुत महंगी थी, तो 1 साल बाद में मुद्रास्फीति का जो प्रभाव है वो कम होगा। ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट काम करते हैं। चलिए अब देखो, अब मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभाव, यहां से अच्छे से देखना। नकारात्मक प्रभाव के भाई चलो मुद्रास्फीति बढ़ गई, उसके नेगेटिव इफेक्ट है जो उपभोक्ता पर है, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, फैक्ट्री वालों पर या बड़े बिजनेसमैन पर इसका प्रभाव क्या रहता है, वो सब कुछ इसमें होगा। कैसे, इसको अच्छे से देखना। इसमें बहुत सारे पॉइंट है, छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन बहुत काम की होती है। आपके सवाल को घुमाने के लिए यहाँ से लैंग्वेज क्रिएट होगी। अभी तक पढ़ा उसमें कोई घुमाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो सीधे आंकड़े है, वो आपको उसमें छेड़खानी नहीं करेगा। यहाँ से कर सकता है, लैंग्वेज बदल सकता है। कैसे, मुद्रास्फीति के कारण ऋण देने वालों को क्या होता है, नुकसान होता है। नेगेटिव इफेक्ट की बात होगी, ऋण देने वाला मतलब महंगाई है और आपने पैसा दे दिया किसी और को, तो आपको लॉस होगा, तथा ऋण लेने वालों को लाभ होगा। भाई महंगाई जमाने में कोई ढंगरो पाया लवना वाला तो फायदे जो नहीं भाई, एक तो क्या इतना सारा महंगी वाला है, उनमें अपन को सहयोग मिल जाए, पैसा मिल जाता है तो अपन को तो फायदा है, लेकिन उसको जिसने आपको दिया ऐसे महंगाई के जमाने में उसको लॉस होगा। क्यों, क्योंकि भाई उसके पास भी तो कम होंगे ना पैसे। भाई मान के चलिए कि भाई आप किसी से उधारी लेने मांगने गए कि भाई मुझे 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए आपने किसी को दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 लाख किसी के पास से कम हुए।
तो स्वाभाविक सी बात है ना, किसी को अपने पास से आप दे रहे हो तो आप इसको बोलेंगे भाई मैं ब्याज पर दे दूंगा, ठिकाना पूछना जो आपका करना है कर लिया। अब आपके पास 4 लाख रुपए कम हो गए, अब आपको लॉस होगा यहाँ पर, महंगाई में आपको लॉस होगा। एक तो आपके पास से अमाउंट गया वो ठीक है, लेकिन इस टाइम पीरियड में आपको अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करने से आपको ब्याज भी अच्छा मिल जाता है। ऐसे टाइम में जब महंगाई होती है ना तो हर चीज महंगी होती है, सिर्फ वस्तुएं महंगी नहीं होती है, पैसों पर ब्याज भी महंगे कर देते हैं, बैंक दरें भी महंगी होनी शुरू कर देते हैं। वो बचाव के लिए करते हैं, लेकिन फिर वो चाहते हैं कि भाई आप देखो महंगाई से नियंत्रण के लिए आरबीआई क्या करती है, क्या करती है भाई, जैसे वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के जो मात्रात्मक उपाय थे भाई, CRR SLR है, उसकी कम करते हैं बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ाएंगे तभी तो पैसा निकलेगा, नहीं तो आप कैसे निकालोगे भाई। मुद्रास्फीति के मतलब क्या है, पैसा ज्यादा है मार्केट में। महंगाई का मतलब क्या है, सिर्फ वस्तु नहीं है पैसा भी है मार्केट में, तो फिर उस पैसे को निकालने के लिए तरलता ज्यादा होगी मार्केट में, तो आरबीआई क्या करेगा, इनकी ब्याज दरें बढ़ाएगा तभी तो पैसा निकलेगा, नहीं तो क्यों निकलेगा। तो ये उसकी बात हो रही है। अब देखो, क्योंकि प्रभावी ब्याज दर माइनस मुद्रास्फीति, मतलब जो ब्याज की दरें होती है ना, प्रभावी ब्याज दर की गणना कैसे की जा रही है, उसने ब्याज दर में से मुद्रास्फीति को माइनस कर दिया। जो मतलब महंगाई के स्तर में उस समय जो ब्याज दर का रेशियो है ना, वो कहीं ना कहीं अगर वो अपने पास पैसे रखता है तो उसको फायदा होता है, अपने पास रखता है तो, बजाय वो किसी और को देगा तो उस स्तर की ब्याज दर मिलेगी नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर प्रभावी, देखो यहाँ पर ये भी एक सवाल है कि भाई प्रभावी ब्याज दर की गणना करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपकी जो ब्याज दर है उसमें से मुद्रास्फीति को घटाना होगा। ये भी एक फॉर्मूला है छोटा सा, तो हाईलाइट कर लेना इसको भी, कि कल को सीधा ही पूछ लिया प्रभावी ब्याज दर और फिर उसमें सेंटेंस दे दिया कि भाई मुद्रास्फीति में से ब्याज दर को घटाना, उससे क्या होगी, आपकी प्रभावी ब्याज दर मिल जाएगी आपको। अब देखो मुद्रास्फीति कारण क्या, बैंकों में जमाकर्ताओं को नुकसान होने लगता है, इसलिए जमाकर्ता अपनी जमाओं को बैंक से निकालकर अन्य परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं। इससे क्या होता है, बैंकों की ऋण क्षमता कम हो जाती है और अर्थव्यवस्था में निवेश प्रभावी होता है। चलिए अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, आपने बैंक में पैसा जमा करवाया, मान के चलिएगा आपने SBI है आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर आपका है, और आप अभी तक इसमें कंटिन्यू पैसा जमा करवा रहे थे, जो आपके 10,000 2 लाख 4 लाख जितने भी है। अब आप लोग क्या करेंगे, जमाकर्ताओं को नुकसान होगा, मतलब आपको नुकसान होगा। क्यों क्यों भाई, आपको क्यों नुकसान हो रहा है, देखो जब CRR SLR बढ़ेगा तो बैंकों पर भार पड़ेगा, तो बैंक आपको ज्यादा ब्याज दर देंगे क्या, आपकी ब्याज, आपका अमाउंट पर ब्याज बिल्कुल कम हो जाएगा, तो फिर आपको तो लॉस ही हुआ ना। क्यों, क्योंकि बैंक दबाव में आ गया है यहाँ पर, भाई बैंक को पैसा चाहिए, अब आगे देने के लिए भी ज्यादा चाहिए। क्यों, आप एक जगह आप लोग लाख रुपए पर बोलते ना 10,000 रुपए ब्याज दे रहे थे, अब आपको लाख रुपए पर 20,000 रुपए ब्याज देना पड़ रहा, तो मतलब एक तरीके से डबल हो गया, तो आप पर क्या हो गया, फाइनेंशियल रूप से बर्डन हो गया ना ब्याज का। भाई सिंपल सी बात है, जहाँ 10,000 रुपये आपका 1 लाख के पीछे था, अब 1 लाख के पीछे 20,000 हो गया, तो अब वो 20,000 कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करेगा, तो वो प्रॉब्लम किसको करे, ग्राहक को नहीं, क्योंकि ग्राहकों ने तो पैसे दे दिए। मतलब जितना ब्याज दर आरबीआई बैंकों से ले रहा है उस ब्याज दर का बिल्कुल मिनिमम भी आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपको तो कोई फायदा नहीं है ना। ऐसी स्थिति में आपको फिर आप क्या करोगे कि भाई मुझे तो कोई फायदा नहीं, ऐसा करता हूँ मैं पैसे निकाल लूँ यहाँ से, इससे बढ़िया कि मैं कहीं जमीन में इन्वेस्ट करूँ, गोल्ड में इन्वेस्ट करूँ। तो फिर आप क्या करते हो, अन्य परिसंपत्तियां, जिसमें आप गोल्ड कह सकते हो, आप जमीन कह सकते हो, उसमें क्या होगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी उस चीज की। महंगाई होती है तो क्या होता है, चीज की वैल्यू बढ़ती है ना, भाई आज गोल्ड रेट बढ़ रही है लगातार, तो अब जिसके पास गोल्ड है उसको फायदे है ना। भाई एक मान के चलिए कि आज से 2 साल पहले किसी ने बैंक में पैसे जमा करवाए, आज आप एक तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि भाई मान के चलता हूं कि भाई आपके पास 10 लाख है, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो, ठीक है, दूसरा एक 3 ऑप्शन दे देता हूं, या आप किसी प्रॉपर्टी में यूज करो,
या चौथा तीसरा है जिसको अपना किसमें हो सकता है, बैंक में जमा करवा। अब महंगाई के टाइम में देखो यहाँ क्या फायदा होगा ज्यादा आपको, यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ के लिए थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, लेकिन ये दोनों महंगे, ये आपकी दोनों कंडीशन महंगी होगी। आप गोल्ड में जाओगे तो अभी वैसे महंगा है, लेकिन आज से अगर 2 साल पहले मौका मिलता तो गोल्ड में गया हो, आज वैल्यूशन बढ़ जाएगी आपकी। भाई बात तो वही है ना कि भाई आज आपके भाव जो भी 80,000 90,000 चल रहे हैं, तो भाई कल ये और बढ़ेंगे। देखो आप गोल्ड वाला मान के चलिए कि नीचे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भारत में कोई गोल्ड की खाने नहीं है कि भाई तुरंत डिमांड एंड सप्लाई का अच्छा सोना चाहिए ले मैं लेके आ जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब गोल्ड की रेट बढ़ेगी। भाई आज से 3 साल पहले की गोल्ड ले तो बिल्कुल अलग थी, मतलब लगभग आधो आध फर्क कह सकते हैं आप लोग। जो 50-45 हजार में काम हो रहा था आज सीधा 90,000 तक चला गया। तो इसका मतलब क्या है, जल्दी से पैसे वाले हो जाओ और टाइम पर सोना ले लो। गोल्ड तो जरूरी है। देखो आज शादी विवाह में यूज करेंगे, लड़के वाले मांगेंगे छोरो ध्यान रख लो आप लोगों के लिए है ये काम का, बोलते ना लड़के वाले 5 तोला 10 तोला वो सब करेंगे, तो फिर वो हालत खराब हो जाएगी इसमें। अभी के भाव जो चल रहे हैं ना गोल्ड लेना, ऐसे ही आपके है ना, एक बार तो वो दोनों में से एक हो गया, या तो शादी करो या गोल्ड ले लो। रियल में बहुत मिडिल क्लास फैमिली पर भयंकर बर्डन पड़ता है इसका। इजी चीजें भी हार्ड होनी शुरू हो जाती है, और लड़के वालों पर भी 2-3 तोला तो बैठे खुद ही क्रिया करो नहीं तो वो भी भारी है। भाई कुछ तो आपके पेरेंट्स करवाते हैं ना, 2-4 तोला तो कम से कम करवाते हैं। आपकी खुद की शादी है मान के चलिए, तो आपके घर में 2-4 तोला तो जनरल करवाते हैं, और बाकी लड़के वाले साइड से आते हैं भाई 5 तोला 10 तोला जो भी उनकी सहूलियत होती है। तो आप सोच के देखो कि आज के टाइम में आप प्रॉपर्टी यहाँ लेने गए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। अगर आप मिडिल क्लास से हो ना, मिडिल क्या पैसों वाला हो ना, एक बार तो उसको भी हिचकी आ जाती है, क्योंकि 90,000 रुपये कम नहीं होते, वो भी 1 तोले के पीछे। और आजकल 4-5 तोले की तो वैल्यू नहीं रही, कितना कहीं करे ये भराओ। जब तक वो बोलता है ना कि सामने वाले का वजन से ज्यादा तोला सोने नहीं होना, तब तक महसूस नहीं होता कितना आया। तो फिर क्या करते हैं, लोग कर्जे लेते हैं। यही होता है। रियलिटी ये है कि भाई जोश जोश में गोल्ड लेना आसान है, जोश में आप गोल्ड बहुत अच्छा ले लोगे दिखाने के लिए, समाज खुश होगा, वो खुश कर, मतलब आप क्या करते हो कि परिवार वालों को तो पता नहीं है, पड़ोसियों को खुश करते हो और ससुराल वाले को खुश करते हो। उसके चक्कर में वो भूल जाते हो कि भाई आपके पास अब आप ही समय, कोई भी इंसान के पास कैश नहीं है आज के समय, उसने इन्वेस्ट कर रखा है कहीं पर। ये ध्यान रखना, कितना भी पैसा वाला इंसान है ना, उसके पास जाके देखें उसके पास कैश नहीं होता है, या तो उसने कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया होगा, या गोल्ड में किया होगा, या कहीं और। तो इसका मतलब उसके पास कैश नहीं है। फाइनली उसको भी कहीं ना कहीं ऑन मोमेंट आवश्यकता के लिए कैश से लिए थोड़ा बहुत कम ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। तो भाई आप यहाँ से आप चलते हो तो आप मान के चलिए, अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है कि भाई आजकल क्या होता है कि भाई ससुराल वाले मांग भी लेते हैं आजकल तो कि भाई इतना तोड़ा कि एक टाबर दियो इतना तोड़ा दो, होता है आजकल ये, समझ रहे हो ना। ये चीजें होती है कि भाई आजकल इक्यावड़ो टाबर भी क्या बड़ा संघर्ष हो जाता है। भाई छोरी वाले बोलेंगे भाई मैं इक्यावड़ो टाबर दियो, नहीं तो वो क्या होता है आमने सामने वाला चलता है। अब इक्यावड़ो दिया तो क्या होता है कि भाई 10 तोड़े लाओ, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो ये चीजें है ना अलग होती है, लेकिन इतना लोड नहीं लेना है। क्या हो गया, हाँ तभी तो बोला अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। नहीं ये चीजें डिमांड के भाई कितना लाए, हालांकि मेरे साइड से स्पष्ट था है? हाँ बिल्कुल सही बात है ये। नहीं मैं एक्चुअल में इस चीज से अभी डायरेक्ट इस चीज का एक्सपीरियंस इतना नहीं था, बट अभी ये चीजें कहीं ना कहीं लाइफ में इससे जुड़ी हुई है, तो अपन को एक्सपीरियंस होता ही है। एक अपन सुनी सुनाई बातें करते हैं और एक खुद की बातें करते हैं, वो रियलिस्टिक लगता है ना, तो वो चीजें होती है। नहीं ये चीजें इफेक्ट करती हैं। फिर क्या करते हैं, चलो ठीक है कि भाई आपने मांग लिया 10 तोले नहीं, मैं तो 20 तोले मांग लिए। अब 20 तोले के लिए कैश किसी के घर में है क्या? कितना भी सर्विसमैन उसके घर में नहीं है, तो क्या करेगा वो 10 तोले ऐसे वैसे करके करेगा, और 10 तोले के लिए वो लोन लेगा। ठीक है, फिर ज्यादा स्थितियां खराब होगी, उसी गोल्ड को गिरवी रखकर पैसा भरेगा। ये रियलिटी मैं बता रहा हूँ आपको। ये चीजें मैंने ऐसे बहुत सारे परिवार देखे हैं जिन्होंने परिवार को खुश करने के लिए
लेकिन मेरे मामले में मैंने पहले साफ सुथरा कह दिया भाई, नहीं मैंने स्पष्ट बात कर ली थी, मैं कंफ्यूज रखता ही नहीं इस मामले में। मैंने कि भाई हाँ एक एवटा डबल ध्यान नहीं है जिसको मार साइड वाला वो बढ़िया वाला खराब की नहीं है। इसका मतलब क्या हो, इसमें फायदा है। कारण क्या है कि भाई कल को आप गोल्ड ले लिया, आप गोल्ड के लिए फिर गोल्ड को और गिरवी रखोगे, आपकी ऐसी स्थिति आएगी उसी गोल्ड को गिरवी रखना होगा, तो फिर आपकी बेटी खुश रहेगी क्या? दोनों परेशान रहेंगे। तो भाई इससे बढ़िया 2 तोड़ा कम दे देता, कम किन्हीं को लोगों को मांगना तो नहीं पड़ता, तो उससे क्या लॉस ही तो हुआ आपको। तो फिर भाई आप गोल्ड रखने के लिए समाज के दिखावटी के चक्कर में अपने आप को कर्जे में डाल दिया। अब उस कर्जे से बाहर निकलने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा ये आपको भी नहीं पता। भाई साहब शादी विवाह के खर्चे आपके गोल्ड के बहुत महंगे होते हैं, तो फिर आप उसको कैसे डील करोगे? चाहे दोनों परिवार के लिए, लड़के वालों के लिए भी बहुत रहता है ताम झाम। कोई लड़के वाला कोई ऊंचा परिवार मिल जाता है तो फिर वो अलग ही रहती है दुनिया में कि हमें वो दहेज के नाम पर ये चाहिए वो चाहिए, ये भी होता है एक। देखो सोसाइटी में दोनों चीजें बढ़ रही हैं, दहेज का मैटर भी बढ़ रहा है, तो बेचारे लड़के वाले भी हालत खराब हो जाती है, और कभी लड़के वाले होते हैं लड़कों वालों की हालत खराब कर देते हैं के उड़ी दी साल दो, खुद बोली गया नहीं घर मकान के गिरवी मत रखो, फिर वो क्या करते हैं जमीन के कागजात इधर उधर रखते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी मुद्रास्फीति का पता नहीं है, आपके घर की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। तो ये चीजें होती है समाज में, ये बहुत ज्यादा है। मतलब आज के समाज में तो ऐसा हो गया दिखावटी हो गया, अच्छा उसने 10 तोड़े दिए तो तू कितने ला रहा है, 21 तोड़े ला, मतलब सीधा डबल जाएंगे सीधा। तो ये कहीं ना कहीं कोई फायदे नहीं होते हैं। जब तक आप बोलते हैं ना वस्तुओं से ज्यादा खुश रहोगे तब तक मामला बैठेगा नहीं, और वस्तुओं से रहे तो फिर आप तैयार रहो, आने वाले अपने आप को गिरवी रखने की स्थितियां भी आ जाएगी आएगी। भाई पैसों से चीज वस्तुओं तक जाओगे तो आप ये भविष्य में परिस्थिति आपकी निश्चित आएगी, क्योंकि हर चीज आप खुशियां कहाँ ढूंढ रहे हो, वस्तुओं में ढूंढ रहे हो। अब अगर आप वस्तुओं में खुशियां ढूंढोगे तो वस्तुओं की कीमत चुकानी होगी, अगर वस्तुओं से कीमत चुकाओगे तो आपके पास कीमत है नहीं, तो मतलब आप कहीं से कीमत लाओगे तो अपना आपकी कोई ना कोई कीमती वस्तु आपको वहां देनी होगी। भाई पैसे आज के टाइम कोई नहीं देता ऐसे, मतलब आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना है। तो ये सारा चक्कर है कहीं ना कहीं आपकी इसी मुद्रास्फीति के आसपास चलता है। फिर आप मुद्रास्फीति बेसिक भूल जाओगे, फिर अपने जीवन की मुद्रास्फीति महंगी सस्ती शुरू हो जाएगी। तो ये चीजें चलना एक सामान्य सी बात है। फिर देखो क्या होगा, मुद्रास्फीति और अधिक मुद्रास्फीति का कारण बनती है। नकारात्मक प्रभाव क्या होता है कि भाई मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति का कारण बनती है। कैसे? महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई कोई कम थोड़ी होगी क्या, उसमें आप पैसों का इधर उधर करोगे तो आपकी पहले अर्थव्यवस्था खराब होगी, फिर समाज की होगी, फिर देश की होगी। तो शुरुआत तो एक व्यक्ति से ही होती है ना, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग भी एक व्यक्ति से शुरुआत होती है, तो फिर कहीं ना कहीं डिडक्शन भी होगा, कटाव भी होगा, तो एक जने से होगा। हाँ टैक्स वालों को फायदा है इस समय, भाई ज्यादा पैसा होगा तो पैसा कहीं ना कहीं आप टैक्स की कैटेगरी में गए तो फायदा ही फायदा है ना। फिर भाई पता चला मुद्रास्फीति तो है लेकिन लोगों के पास को पैसा आ गया, पैसा आया तो लोग टैक्स भरने वाले भरते हैं ना, हजारों करोड़ों टैक्स भरते हैं। कितना, 1 करोड़ के पीछे करीब 37 लाख समथिंग टैक्स है। तो फिर ऐसी स्थिति बदल जाएगी। मुद्रास्फीति अधिक होने से कालाबाजारी की प्रवृत्तियां बढ़ती है, क्योंकि लोग वस्तुओं का संग्रहण करना नहीं ये करना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें उच्च कीमत हो। ब्लैक में कहते हैं ना कि भाई 500 सिलेंडर डायरेक्ट दूं तो 700 रुपये लूंगा भरने वाले। ब्लैक में जो चीजें कहते हैं ना, कई बार फिल्मी टिकट के लिए आप लोग देखते हो वो अंदर से रीजनेबल में लेके आ जाते, उसी टिकट को आधे से ज्यादा भाव में या दुगुने भाव में बाहर खड़े रह के ब्लैक टिकट बेचते हैं। तो क्या हो, कालाबाजारी हो गई ना आपकी। भाई जो सामान, अब मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको पर्यटक स्थलों के दिए थे, तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है ना वहां पर। भाई आप घर से बाहर गए हो, आपको नहीं पता कि ये वस्तु यहाँ पर है या आसपास किसी दुकान में हो सकती है नहीं हो सकती, आपको नहीं पता, तो वो वहां पर उसकी मोनोपोली हो जाएगी। तो आपको क्या करेगा, वो महंगा देगा। MRP 100 रुपये लिखी है तो 120 रुपये देगा वो। फिर आप फिर सोचोगे कि भाई लेऊंगे नहीं लूँ, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है ना। यहाँ पर वो हो जाता है कि भाई वस्तुओं को वो क्या कर लेते हैं, मैक्सिमम खरीद लेते हैं, वस्तुओं को ज्यादा खरीद लिया। अब उसको पता है कि ये वस्तु मार्केट में हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो ग्राहक मेरे पास तो आएगा, उसकी मजबूरी है, तो आएगा तो मैं क्या करूंगा, उससे ज्यादा कीमत वसूल करूंगा। तो ये कालाबाजारी बढ़ गई भाई, एक्चुअल रूप से कालाबाजारी तो है ना भाई। ठीक है, फिर देखो
मुद्रास्फीति सबसे नकारात्मक प्रभाव गरीब व्यक्तियों पर पड़ता है, क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण जीवन यापन की लागत बढ़ जाती है। हो गई बात। जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं वहां पर कारण क्या है कि भाई जो आटा आप लोग मान के चलिए कि 15 रुपए किलो या 20 रुपए किलो लेके आ रहे, अब आपको वही आटा 30 से 40 रुपए किलो मिलना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब 2 दिन का राशन है जो कि कटा होके 1 दिन पर आ गया। तो इसका मतलब टोटल अब आप मान के चलिए कि आप 1 दिन में एक राशन पर टोटल मिला के परिवार पर 100 रुपए खर्च कर रहे हो। अब आपको क्या खर्च करना होगा एक ही दिन के लिए? 200 रुपए। तो जो आमदनी आपकी 100 रुपए में आराम से चल रही थी, 3000 रुपए में महीने में हो रहा था, अब आपको उसी महीने के लिए 6000 रुपए खर्च करने होंगे। तो क्या होगा? मतलब आपकी मेहनत और काम में तो इनकम नहीं बढ़ी, लेकिन आपके खर्चे बढ़ गए। भाई आपको अब कहीं भी काम करोगे, आप मंथली मान लो 3000 ही कमा रहे हो, अब क्या रातों रात 6000 करके दे देगा आपको कोई? क्या आप ऐसा क्या कर लोगे? भाई आप बिल्कुल गरीब हो, आपके पास काम भी नॉर्मल है, तो फिर आप ऐसे कैसे मैनेज करोगे? तो फिर कहीं ना कहीं आप पर नेगेटिव प्रभाव हो गया ना। भाई आप 3000 अगर आपकी इनकम है तो आप तुरंत अगले बोलते हैं ना पल में 6000 नहीं कर सकते। आप 3100 कर सकते हो, 200 कर सकते हो, 300 ओवर टाइम करके, लेकिन आप सीधे 6000 नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप पर ये कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। मुद्रास्फीति का औपचारिक क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्रों में कामगारों को महंगाई के अनुरूप महंगाई का भत्ता नहीं दिया जाता है। औपचारिक और अनौपचारिक का क्या मतलब हो गया यहाँ पर? हाँ, आप ऐसे मान सकते हो। जो एक आपकी परमानेंट, देखो परमानेंट जॉब होती है तो क्या होता है, आपको बहुत सारे इंक्रीमेंट मिल जाएंगे, वेतन भत्ते, कुछ एक्स्ट्रा आपको सरचार्ज मतलब पैसा मिलेगा। लेकिन जहाँ आप प्राइवेट में जॉब कर रहे हो, मान के चलिए असंगठित क्षेत्र में आप लोग काम कर रहे हो, जिसमें आपकी जॉब भी सिक्योर नहीं है, जो पैसा मिल रहा है, आपका कोई अच्छा कॉम्पिटिटर आया तो वो आपको हटा के उसकी जगह आपको लगा लेंगे, या हो सकता है कि आपसे ज्यादा क्या सस्ते में आपको उसको रख लोगे। कई बार आजकल क्या हुआ कि भाई कोई कह रहा है कि मैं ये काम 500 रुपए में करूं, तो कोई तीसरा आदमी आके बोल देता है कि हाँ इसको मैं 400 में कर लूंगा, तो वो 500 वाला को रखेगा क्या? वो नहीं रखेगा। तो ये फिर कहीं ना कहीं ये बैलेंस बिगाड़ देता है, क्यों? उनको परमानेंट नहीं है ना। देखो अब कितना भी कोरोना आया था, जिनकी गवर्नमेंट जॉब थी उनके तो पैसे आ रहे थे ना, बाकी प्राइवेट वाले सारे फ्लॉप हो गए, कुछ भी नहीं आ रहा था। ये उसी की बात कर रहे हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक क्षेत्र के कामगारों को महंगाई के अनुरूप महंगाई भत्ता दिया जाता है, जिससे औपचारिक क्षेत्र में कामगारों की मौद्रिक आय तो बढ़ जाती है, परंतु वास्तविक आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मौद्रिक आय के बढ़ने से जो लोग पहले आयकर के दायरे में नहीं आते थे, वो अब महंगाई भत्ता मिलने से आयकर के दायरे में शुरू हो गए। इसे फिस्कल ड्रैग के नाम से जानते हैं। मतलब अभी मैंने कहा ना भाई, जिनके पास पैसा आ जाएगा, अब सर्विस वालों के क्या होता है, उनको महंगाई भत्ता दिया जाता है। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस करोगे और बाई चांस महंगाई बढ़ गई तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे। तो महंगाई बढ़ी, जो पैसा एक्स्ट्रा किया उसका फायदा इसलिए नहीं हुआ, महंगाई के इक्वल हो गया वो। भाई चीज आप 120 रुपए में ला रहे हो, आपकी सैलरी 100 रुपए है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करता है कि आपके 20 रुपए में आपको भत्ता दे देता हूं। तो ये तो बात सहमी हुई ना। मतलब आपको कोई सैलरी में फायदा हुआ क्या? नहीं, आपको महंगाई भत्ता दिया, मतलब आपको 20 रुपए दिए इन्होंने, तो मतलब आप जैसे थे वैसे हो गए। अब इस 20 रुपए की वजह से क्या हुआ कि आप टैक्स के दायरे में आ गए, अब आपको लॉस हुआ। यहाँ पर आप टैक्स में चले गए, आपको सैलरी में कोई फायदा नहीं हुआ। महंगाई बता दिया, जो महंगाई थी उसके हिसाब से दे दिया कि भाई 100 रुपए की चीज 120 है, तो ऐसा करता हूँ 20 रुपए आपको बता दे देता हूँ। तो आप 120 और 120 इक्वल हो गए। अब यहाँ पर इक्वल हो गया, इसका मतलब अब आप के भत्ता जो है कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप आयकर के दायरे में नहीं थे और आपके 20 रुपए देने के चक्कर में आप आयकर के दायरे में आ गए, तो अब आप पर टैक्स लगेगा। अब आपके लिए रिस्क की कारण क्या है? वो ऑफिशियल आंकड़े। देखो ध्यान रखो, वो ऑफिशियल है, बाकी वाले में तो आप गोलमोल कर सकते हो। वो आंकड़े ऑफिशियल गवर्नमेंट के हैं, जो अमाउंट आता है उसकी ऑफिस स्लिप होती है, वो टैक्स कटना है वो ऑटोमेटिक काट देते हैं, आपको पूछते नहीं है। आप जैसे उस क्राइटेरिया में आओगे सीधा कट स्लिप आएगी, अच्छा इतना टैक्स लग गया। हर सैलरी में से आप टैक्स कटा सकते हो, बाई चॉइस वो लगे, लेकिन आप उस दायरे में और कटाना नहीं चाहते हो तो वो काटेंगे, तो बाई चॉइस नहीं है, वो एक रूल्स है। समझ में आ गया ये? चलिए इस ड्रैग को भी याद कर लेना भाई, फिस्कल ड्रैग है, ड्रैग है वो है क्या। तो कई बार छोटी टर्म पूछ ले, फिस्कल जो ड्रैग है वो है वो क्या, इसी टर्म को याद कर लेना।
तो एग्जाम में क्या है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई महंगाई बढ़ी, भत्ता भी दिया, पैसे तो बराबर रह गए, लेकिन उस भत्ते ज्यादा देने के चक्कर में हम लोग टैक्स के दायरे में आ गए और हमारा अब जितना भत्ता दिया उससे ज्यादा टैक्स लग गया। देखो सैलरी भी नहीं बढ़ी, भत्ता भी मिल गया, अब उसके चक्कर में आप फंस गए फिस्कल ट्रैक में, मतलब अब आप पर टैक्स की कार्रवाई है वो होनी शुरू हो गई। अब देखो मुद्रास्फीति के कारण आयातों में क्या होती है, वृद्धि होती है, और निर्यातों में कमी, जिससे चालू खाते का घाटा बढ़ जाता है। अच्छे से ध्यान रखो, ये मैं आराम से टाइम ले इसलिए रहा हूं कि यहाँ से सवाल बहुत सारे बनते हैं, इजी सवाल बनते हैं जब आप क्लियर हो, नहीं तो वही सवाल हार्ड। अब ये कहना है आयातों में वृद्धि होती, क्यों भाई? उत्पादन नहीं होगा तो लेने पड़ेंगे, आयातों में वृद्धि होगी। देखो भाई सिंपल सी बात है, जब आपको कोई कहे कि भाई फलानी मंडी में ये चीज महंगी मिल रही है, मतलब उसके भाव अच्छे मिल रहे हैं, तो आप आने दोगे अपना माल? ये वैसा ही है, मतलब दूसरे देशों को लगेगा कि भाई यहाँ पर अपन की जो टमाटर के भाव मान लो अमेरिका में 100 रुपए, और भारत में वो एक तरीके से, मैं देने वालों की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्शन के हिसाब से, लेने वालों की नहीं कर रहा हूँ, उपभोक्ता की नहीं कर रहा हूँ, जो आपको प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि भाई मैंने खेती की एक फार्म हाउस लगाया जहां पर मुझे पता चला कि भाई ये 100 रुपए के टमाटर है, मतलब मैं आगे भाव मैंने पूछा कि भाई कितने में मंडी में जाएगा, 100 के भाव से जाएगा। जब आपको पता चला कि पास वाली मंडी में ये 130 के भाव से जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? यहाँ होगे भाई 1 किलो के पीछे 30 रुपए का फर्क आ रहा है, तो भाई मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मतलब 50, 100, 200, 500 किलो के आसपास चल रहा होगा मेरा, या इससे ज्यादा होगा रेगुलर बेस पर, तो अब आप क्या करोगे? ऑटोमेटिक यहाँ आ जाओगे, 100 को छोड़ दोगे। तो मतलब जब किसी भी देश में महंगाई बढ़ती है तो विदेशी उत्पाद यहाँ आकर अच्छा पैसा कमा लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो महंगाई बढ़ी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उत्पादन हुआ है कम, तो अब उनको वस्तुओं की भी आवश्यकता है, और बेचने वाले को देखो, लेने वालों के लिए वही बात है ना कि भाई बेचने वालों के लिए क्या चाहिए? ग्राहक चाहिए, तो आपको यहाँ पर ग्राहक भी मिल रहे हैं, प्लस ग्राहक है अच्छा खासा आपको पैसा भी दे रहे हैं, तो आप क्या करोगे यहाँ आकर? तो फिर ऑटोमेटिक आयात बढ़ी है ना भाई, सब देशों के साथ आयात जो आयात और निर्यात चलता रहता है सभी वस्तुओं के हिसाब से। अब मान के चलिए आराम से चीजें अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है कोई भी देश को, तो कोई भी देश चाहेगा कि भाई मेरा अच्छा पैसा मिल रहा है तो मैं वहीं जाके सामान बेचूं मेरा, तो वो क्या करेंगे? यहाँ आके इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो उनको पैसा, मोटा पैसा मिलेगा, तो क्या होगा? आयात बढ़ जाएंगे और निर्यात में कमी होगी। निर्यात है तो नहीं, कमी तो होनी है ना। फिर भाई आयात बढ़ा क्यों? निर्यात कम था तभी तो। भाई आपके यहाँ पर प्रोडक्शन उत्पादन ही नहीं हो रहा था, आपको निर्यात खाओगे या बेचोगे? भाई पहले खाने लायक होगा तभी तो आप बेचोगे ना, कि भाई अपनी थाली किसी और को थोड़ी दोगे, पहले आप खाओगे, एक्स्ट्रा होगी तो दोगे ना। तो मतलब यहाँ पर उत्पादन अगर देखो सीधा सा रखो कि भाई उत्पादन बढ़ेगा तब तो निर्यात बढ़ जाएगा अपना आप, उत्पादन घटेगा तो निर्यात क्या होगा? कम हो जाएगा, तो आयात बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? अच्छे से इसको देखो, बार बार लिखो, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं। अब आप फैक्चुअल आंकड़े इतना नहीं है कि कौन सी चीज क्या है, वो कम पूछते हैं। यहाँ से एक सवाल भी आता है ना, और आता है संभावना इसकी पूरी है, तो आराम से समझ के जाना। भले लैंग्वेज भी बदल लेगा ना, तो आयात निर्यात नहीं बदलेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना। जैसे चालू खाता घाटे, हालांकि मैं इसको आगे वित्त बाजार में, सॉरी उसे क्या नाम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर में इसको बताऊंगा। मतलब चालू खाता घाटा हो गया, करंट अकाउंट की बात करते हो ना हम लोग, तो उसमें ये घाटा शो करेगा, उसको मैं वहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि घाटा होगा, निर्यात में वृद्धि होगी तो आयात में कमी ऑटोमेटिक हो जाएगी, और आयात में वृद्धि होगी तो निर्यात में ऑटोमेटिक कमी हो जाएगी। दोनों उल्टा काम करेंगे, दोनों साथ नहीं होंगे। क्या यहाँ पर भी खूब हो रहा है और वहां से भी खूब आ रहा है? ऐसा कभी नहीं होगा। अब देखो मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है कि सरकारी खर्चा महंगा हो जाता है, जिससे राजकोष से घाटा बढ़ना होता है। चालू खाते घाटा और राजकोष से घाटा संयुक्त रूप से ट्विन डेफिसिट कहते हैं। अब ये भी ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी टर्म पूछ लेते हैं। ट्विन डेफिसिट, ये अच्छे से ध्यान रखना है कि ट्विन डेफिसिट है जो एक प्रकार के मतलब सिंपल सी बात है भाई, आप महंगाई बढ़ी, आप गवर्नमेंट सर्वेंट्स में हो, अब महंगाई बढ़ी, गवर्नमेंट आपको बता देगा वो 20 रुपए कहाँ से लेके आ रही है?
वे अपने राजकोष अमाउंट से तो आपको सैलरी दे रही है ना। देखो आपको 100 रुपए तो पहले से दे दिया इसने, अब मैंने कहा 20 रुपए आपको बता दिया, तो भाई एक आदमी को 20 रुपए आप दे रहे हो एक्स्ट्रा 100 रुपए के पीछे, तो इसका मतलब आपके तो जितने भी 1% जनसंख्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट में 1% 2% जितनी भी जनसंख्या ओवरऑल की, तो आप सबको देना पड़ेगा ना 20 रुपए। तो अब आपका बैलेंस 100 रुपए से बन रहा था, लेकिन आप क्या है उनकी परिपूर्ति के लिए अपना नुकसान करना शुरू हो गए। बहुत जरूरी है, नियम में आपने डाल रखा है कि भाई महंगाई बढ़ेगी तो आपको बता देंगे। महंगाई बता आपको आज एज ए स्टूडेंट भी तो देते हैं, बेरोजगारी भत्ता देते हैं। गवर्नमेंट को क्या मिलता है? कुछ नहीं, कोई प्रोडक्टिविटी वाला नहीं है ना। आपको 3,000 4,000 रुपए जो दे रहे हैं वो क्या बढ़ा रहे हैं, और राजकोष से घाटों को ही तो बढ़ा रहे हैं। भाई एक मैंने ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जहां से 2 रुपए बनेंगे, तो समझ में आता है कि भाई मैं 4 लगाए तो 6 मिलेंगे मुझे। एक जगह मैंने ऐसी जगह 4 लगा लिए, पता चला मिलेगा कुछ नहीं, तो क्या होगा? घाटा ही तो होना ना, स्वाभाविक सी चीज है। आप जिस चीज में लगा रहे हो आपको पैसा नहीं मिल के, वो आप सिर्फ धर्मादय की तरह हो गया। आपका जो अमाउंट होगा ना वो धर्मादय एक तरीके से, मतलब जो दे सकते हो ले नहीं सकते, तो फिर आपको कहीं ना कहीं लॉस होगा। क्या हुआ? देखो टैक्स वाला होगा, अब सब इसमें दायरे में आएंगे क्या? मैंने ये थोड़ी कहा कि सभी टैक्स के दायरे में आएंगे, मतलब कुछ लोग कुछ मतलब जो सर्विसमैन है वो आएंगे, तो जो टैक्स के दायरे में जो जितना आएगा उस स्तर की परिपूर्ति नहीं होती देने वाला। भाई मान के चलिए कि भाई 100 लोग हैं, 100 लोग, वो मैंने 20-20 रुपए भत्ता बढ़ाया, तो इन सब 120 की कैटेगरी में आ गए ये 100 लोग। अब इस 120 में से 100 लोग में से 50%, मतलब 50 लोग टैक्स के दायरे में आ गए, तो भाई 50 वाले ये तो यही खत्म हो गया ना। भाई ये तो यही खत्म हो गया ना, इस 20 वाला मैटर तो यही खत्म हो गया। क्यों? आधे लोगों ने पैसे न्यूट्रल है, मतलब गए मेरे, डूब गए। आधे लोगों के पीछे तो मेरे 20 रुपए डूब गए, बता दो दिया, और आधे लोगों ने मुझे टैक्स दिया, तो जो डूबा है उसके बरोबर हो गया। मतलब आपका पैसा निकला यहाँ से। सबको टैक्स इस तरह का नहीं दिया जाता, 50% वाला भाग आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। चलिए अब देखो, मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता कम हो जाती है, जिससे विदेशी निवेश प्रभावित होते हैं। अब ये कह रहा है कि महंगाई बढ़ेगी तो विश्वास कम होना शुरू हो जाता है। वैल्यू चीजों की वो डिपेंड करता है कि कौन से, देखो फिर ये वो विश्वास पात्र की चीजें हो जाती है कि भाई कौन पैसा, कई बार क्या होता है पैसे ले लिए जाते हैं लेकिन उसके बदले में उस स्तर की सर्विस नहीं दी जाती, तो कहीं ना कहीं आपके विश्वास को भंग करेगा। कई बार आपसे ब्याज पर पैसे ले लिए जाते हैं, अगर वो पैसा नहीं दे तो फिर विश्वसनीयता की कमी आएगी। या कोई विदेशी कंपनी आके इन्वेस्ट करे और उस स्तर की चीजें फाइनेंशियल रूप से उसके साथ ठीक नहीं हो, तो फिर उसका भी विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाएगा। तो ये 10 पॉइंट है ना, बार बार पढ़ना, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करना। जो लाइन समझ में नहीं आवे, देखो जितना भी मैंने आपको पढ़ा है ना उसमें ये चेक कर लेना, जो चीज समझ में नहीं है उस पर स्टार मार लेना, ताकि समय तो मिलेगा। देखो मैक्सिमम चीजें समझ में आ गई, मान के सकता हूँ कि भाई सबको अलग अलग है, तो कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आएगी, तो आप उसको हाईलाइट कर लो या स्टार मार लो कि ये सर जब भी फ्री होंगे, जब भी जिस टाइम में उसको, या लास्ट टाइम में भी डिस्कस करके आप उसको फ्री कर सकते हो। तो आपको ये करना होगा, लेकिन पहले ये ढूंढना होगा कि आपको समझ में आया कितना। जितना समझ में आया वाला घटेगा। आप ऑनलाइन क्लास वापस देख रहे हो? कोई नहीं देख रहा है। आप वापस शुरू कर दो, अब पार्ट टाइम में अपने वापस शुरू कर दो। कारण यह है कि ये क्लास से फिर आप 2 महीने बाद थोड़ी देखेगी, ये अभी आप उसको थोड़ा स्पीड बदलना चाहो तो थोड़ा बदल दो, और जहाँ चीजें फास्ट लेनी है तो वहाँ थोड़ा स्किप कर लो, और जहाँ लगेगा इसको मेरे को वापस समझना है तो वहां समझो। जब तक आप 3 बार उस टॉपिक को देखकर 4थी बार मेरे लिए छोड़ो, तो लगभग आपका सारा खत्म हो जाएगा। तो मैंने कुछ समझाया था ही, ये कुछ ना कुछ ऐसा नहीं है रैंडम कुछ लेके चला गया, ऐसा कोई भी टॉपिक में नहीं गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मंदी को देख लेते हैं भाई। ये डेप्रिसिएशन की स्थिति है आपकी। मंदी, मंदी मतलब अर्थव्यवस्था में, सॉरी अर्थशास्त्र में मंदी का मतलब है आर्थिक गतिविधियों में व्यापक गिरावट की अवधि। यह एक व्यापार चक्र संकुचन है और मंदी के दौरान आर्थिक गतिविधियों में कई संकेत कमजोर हो जाते हैं। मंदी क्या होती है? क्या मंदी है? तो सुनते तो गांव में, गांव में क्या, ये शहर में सुन लेते हो कोई? कौन बताएगा? हाँ गायत्री। सस्ती होगी,
तो डिमांड ज्यादा है या कम है? देखो यहाँ पर दो तीन शब्द हुए हैं। आर्थिक गतिविधि में कई संकेत, आर्थिक स्थिति का मैटर है यहाँ पर एक तो, समझ पा रहे हो? आर्थिक गतिविधि में गिरावट आ रही है। देखो बस इन्होंने जो कहा ना, सप्लाई ज्यादा है, पैसा भी कम है और मार्केट में वो सामान वेस्ट हो रहा है। तो सप्लाई ज्यादा होगी तभी तो, देखो भाई देखो ग्राहक भी नहीं होते थे और माल खूब पड़ा आपके पास, और माल कुछ ऐसे है कि जिसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम है। मतलब अगर उसको तुरंत नहीं निकालो तो वो क्या होगा, खराब होगा। जैसे आप मिर्ची बड़े की दुकान पर जाते हो तो वो क्या होता है, वो ज्यादा एक दिन होल्ड कर सकते हैं, दूसरे दिन क्या होगा, खराब हो गया। सब्जियों की शॉप पर जाओगे वो मतलब एक दिन के लिए अच्छी लगेगी, दूसरे दिन वो फ्रेश नहीं रहती है, फिर उसको केमिकली छिड़काव करके फ्रेश रखता है। फिर आप कहते हो सर चमक वाली दो, बढ़िया वाली, तो फिर वो आपको केमिकली ऐड करके देते। ये होता है। देखो ये सीजन में कभी बहुत अच्छा चलता है, कभी देखो ये चीजें शादी विवाह में भी मंदिया हो जाती है, आपको पता है, क्योंकि ग्राहक ऑलरेडी फ्री में मिल रहा है तो मार्केट में क्यों जाए। मतलब अच्छा खासा चिमड़ मिल रहा है तो फिर आप बाहर घूमने थोड़ी जाते हो, उस समय शादियों में तो जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप मार्केट से कट गए, कुछ समय के लिए आप कट गए और तुरंत आपका जो टारगेट था वो बदल गया, तो आप क्या है कि आवागमन भी कम हो जाता है। जब त्योहार आता है तो क्या होता है, बाजार में रौनक होती है। भाई होली दीपावली होता है तो क्या होता है, बाजार में रौनक होती है, ग्राहक भी बढ़ते हैं और ग्राहकों का आवागमन बढ़ता है। लेकिन जैसे ही कोई शादी विवाह का कोई फंक्शन, मार्केट खाली, तो ये कुछ समय के लिए मंदी और कुछ समय के लिए महंगाई, ये चीजें बदल, ये प्रक्रिया स्टेबल नहीं रहती। अर्थव्यवस्था में ये चीजें परमानेंट नहीं रहती, वो डिपेंड करता है कि पूरे देश पर कितना प्रभाव है या किसी विशेष क्षेत्र में प्रभाव है। तो ये विशेष क्षेत्र का ज्यादा कनेक्टिविटी है, पूरे देश पर इसका प्रभाव पहुंचता ही नहीं है। पहुंचता क्या नहीं है कि भाई किसी गांव में शादियों के सावे है, तो सावे होते तो पूरे पूरे भारत में होते हैं। चलिए अब वापिस आ जाते हैं। अब जैसे देखो एग्जांपल, जैसे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कमजोरी या नकारात्मक वृद्धि। जीडीपी क्यों भाई, जीडीपी में योगदान कैसे करोगे, आपका उत्पादन होगा तभी तो करोगे ना भाई। आपका माल निकला, आपका पैसा है, आपने उत्पादन किया, सर्विस बढ़ी, तो आपने जीडीपी में योगदान हो गया ना भाई। जीडीपी क्या है, किसी देश की आंतरिक सीमाओं में जो अंतिम मूल्य होता है, जो काउंट किया जाता है वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य, जितने भी भारत की सीमा में रहते हुए जिसने भी जो उत्पादन पैसा कमाया है वो आपके जीडीपी में। तो भाई आपके पास पैसा ही कम हो जाएगा तो आप जीडीपी स्ट्रॉन्ग कैसे होगी भाई। लोगों के पास लोग खरीदने भी नहीं आ रहे, मंदी जैसी स्थिति हो गई, वस्तुएं पड़ी है, वेस्ट हो रही है, माल भी खराब हो रहा है, तो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो पैसों का नुकसान हुआ, आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर हो जाएगी। अब आर्थिक स्थिति आपकी खुद की कमजोर होगी तो आप देश की आर्थिक स्थिति में कैसे योगदान दोगे। तो देश की ऑटोमेटिक, देखो देश की अर्थव्यवस्था आप पर ही तो निर्भर है भाई। पूरे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो वहां पर काम कर रहे हैं उस देश के नागरिकों पर ही तो निर्भर करती है। क्यों हर देश की अर्थव्यवस्था में डिफरेंस आ जाए, क्यों जिस देश की अर्थव्यवस्था में लोग ज्यादा इनकम जनरेट कर रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं, अच्छे स्तर का काम कर रहे हैं, तो उनकी जीडीपी अच्छी होती है। तो यार अमेरिका और भारत की तुलना करते हो तो अमेरिका में क्यों है, काम सारा करते हैं लेकिन उनके जो काम की जो वैल्यू है ना वो हाई है, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। सर्विस सेक्टर पर बहुत ज्यादा काम करते हैं वो, और सर्विस सेक्टर ऐसा है कि कम मेहनत पैसा ज्यादा। तो डिमांड है आधुनिक युग की। मान के चलिए ना, आप खेतों में काम कर रहे हो और ये कहीं ऑफिस में आपका टेक्निकली काम ज्यादा है, तो आप फायदेमंद टेक्निकली वाला रहेगा। क्यों, क्योंकि उसको इतनी मेहनत नहीं करनी है जितनी वो खेतों में, उसकी प्रोडक्टिविटी कम है। खेतों वाले की प्रोडक्टिविटी कम है, कारण क्या है, ऑफिस वाले में क्या है कि भाई अच्छा ये काम कर लिया, 20,000 सैलरी, तो 20,000 तुरंत मिल जाएंगे आपको मंथ होते ही। लेकिन वापस गांव में पहले फसल बो,
फिर फसल आपका उत्पादन का वेट करो, उसकी जो बुआई वुआई करना, जो आपके उसके टाइम टाइम पानी देना, वो 3-4 महीने चलता है। फिर वो फसल पकती है, फिर फसल का आपको कटाई वटाई करके फिर मार्केट के भाव की बात आती है। तो क्या होता है, उसको 10 तरीके से घूमना पड़ता है और अंत में पता चला भाव गिर गए। कारण क्या, प्रोडक्शन जिस समय उसका होता है सभी का होता है। भाई जब सीजन होती है, सीजन का मतलब यहाँ पर उत्पादन की दृष्टि से सीजन होती है। भाई सिंपल सी बात है कि भाई अपन खरीफ की फसल की बात करते हैं, भाई गर्मियों में इसकी बुआई होती है, यही होता है। भाई गर्मियों में मान के चलो इसकी बुआई होती है, या रबी की आप सर्दियों में बात करते हो। तो भाई आप खेती कर रहे हो तो आपका पड़ोसी भी तो खेती कर रहा है, उसका पड़ोसी भी तो खेती कर रहा है। तो आप पूरा गांव मिलकर एक ही खेती कर रहे हो। गेहूं के समय सब गेहूं बा रहे हैं, लहसुन के समय सब लहसुन बा रहे हैं, मूंगफली के समय सभी मूंगफली। तो आप सभी लोग एक ही चीज का उत्पादन कर रहे हो और कटाई भी आपकी लगभग आसपास ही है। तो फिर मार्केट में माल ज्यादा है तो फिर आपको कीमत अच्छी कैसे मिलेगी? स्वाभाविक सी चीज है, जिसकी बोलते हैं ना डिमांड और सप्लाई वाला मैटर यहाँ पर आ जाता है। वो फिर डिमांड और सप्लाई का मैटर यहाँ पर आ जाता है। चलिए, बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी होगी। क्यों? क्योंकि भाई आपका माल पड़ा है और आपने 2-2 स्टाफ रख लिए, आपकी फैक्ट्री है ये मैंने आपको सब कॉन्सेप्ट बता रखे, ये वही है। तो भाई आप इन दो को क्यों काम में लोगे? पता चल रहा है माल मेरा पहले से पड़ा हुआ है, मेरे को कोई खरीदने वाला है ही नहीं, तो फिर वो आप कहाँ से सैलरी दोगे? इसका इस माल का खर्चा निकालोगे या सैलरी दोगे? तो फिर आप क्या करोगे? ऐसा करते एक आदमी को रख लो, तो क्या हुआ, एक आदमी बेरोजगार हो गया आपका, ऑटोमेटिक एक आदमी आपका बेरोजगार हो गया। तो क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो महंगाई बढ़ती है तो पैसा आता है तो निवेशक में बढ़ती है। निवेशक जैसे ही बढ़ते हैं, उत्पादक में लोग निवेश ज्यादा करते हैं, तो फैक्ट्री में ऐसा करते हैं कि मेरे पास खूब पैसा है, 2 आदमी को और बुला ले। तो क्या हुआ, रोजगार बढ़ा। तो ये कहीं ना कहीं एक बैलेंस मोड होता है जिसमें सारी चीजें आवश्यक होती है। चलिए, व्यवसाय द्वारा घरेलू खर्च और निवेश का स्तर क्या होता है? कम होता है। अब देखो, व्यवसायों द्वारा घरेलू खर्च और निवेश दोनों कम हो जाते हैं। भाई पैसों की तंगी आ गई आपके घर में, तो आप क्या करोगे कि भाई 2 रुपये बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, खर्चे कम कर देते हो तुरंत कि भाई अब पैया को नहीं है, थोड़ा दिन पैया आए पचल ले चीज। पेरेंट्स बच्चों को यही समझाते हैं ना कि भाई बार पैसा नहीं है, आज थोड़ा दिन 50 चीज लेना हो। इसका मतलब क्या हुआ, पैसों की कमी हो गई आपकी, प्लस निवेश का स्तर कम हो गया। भाई आपके पास पैसा ही नहीं है तो निवेश कहाँ करोगे? भाई निवेश करने के लिए क्या चाहिए? आपके पास पैसा, वो आपके पास है नहीं। चलिए, ऋण वापस नहीं चुका पाने वाले घरों और व्यवसायों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। भाई लोन लेके आ गए, है ही कौन सा, धंधो खराब हो ही गया है, गिराहक नहीं आ रही है, मंदी चल रही है, ये गाँव में सुनते हो? हाँ, सब उधारी वाले हो इसका मतलब, तभी चलिए, ये जीवन का हिस्सा है, उधारी चलता रहता है। बट कोशिश करो कि भाई किसी का अमाउंट लो तो लेट देर सही परिस्थिति खराब हो तो दे दिया करो। मतलब कुछ लोग होते हैं खा जाते हैं, उससे बचो आप लोग, क्योंकि ये आपके कर्म नहीं है, ये आपकी परिस्थितियां हैं। तो आप जब परिस्थितियां ठीक हो तो उसको वापस लौटा दो कि भाई किसी ने अपनी मदद के लिए तो पैसे दिए है ना भाई, तो सामने वाले ने अपन की मदद के लिए अपन को पैसा नहीं। बाई चांस हो सकता है कि भाई लेट वेट हो जाए ना, चलो कोई नहीं, आदमी थोड़ा चीमी चलता रहता, हो जाता है, लेकिन उसको अमाउंट को कभी खाया मत करो, क्योंकि फिर आप अपने कर्मों की चीजें बदल दोगे। भाई आप जिस रास्ते के लिए आप जा रहे हो, आपने अपने जो सपने देखे हैं, उस सपनों में आप किसी का अहित सोच के जाओगे तो फिर अच्छा नहीं है। ये चीज नहीं है मना, मतलब पैसे देखो आवश्यक होती है, चीजें लेनी पड़ती है, परिस्थितियां। कभी 4 दिन लेट वेट हो जाए तो कोई नहीं, वो आप एडजस्ट कर लो, सामने वाला भी कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो कि वो बेचारा 10 साल हो आपके पीछे घूम रहा है, मतलब आपने जितना पैसा दिया नहीं उससे ज्यादा उसने पेट्रोल डाल दिया। होता है काफी बार ऐसे। क्या तो कोशिश करो कि पैसा खाओ मत। परिस्थितियां है, देखो पैसा किसी के पास नहीं रहता, आवश्यक पड़ता है तो एक दूसरे स्थान से लेते हैं। तो जान पहचान वाला उसको ही बोलते हैं भाई देखो अपने खास रिश्ते ही पैसे देते हैं, हर कोई तो देता नहीं है। तो इसका मतलब आप उस पैसों के लिए अपने रिश्ते खराब कर रहे हो। और आज के समय लगभग अपने पूरे भारतवर्ष में 80% लोग सिर्फ इसी की वजह से रिलेशन खराब है। और ये फैक्ट ध्यान रखना, 80% लोग, ये जो आप स्थिति देख रहे हो ना कि भाई क्या नाम है, ऋण चुका ना पाने वाले घर और व्यवसायों की संख्या में बढ़ोतरी, तो ये बढ़ रही है। क्या? हाँ नहीं, देखो ये डिपेंड करता है कि आपकी मानसिकता क्या है।
ये सारी चीजें आपकी मानसिकता, आप किसी चीज के बारे में क्या सोचते हो, उस चीज की वैल्यू कितनी करते हो, क्या आप ईमानदार हो। ईमानदार का मतलब वो नहीं है पैसे लेके आ गए और छुपा लिए। कई कबार लोग ऐसे होते हैं कि भाई लोगों के पास पैसा होता है और खुद मजे करते हैं, लेकिन उधारी लेके भी नहीं देते। ऐसे लोग भी हैं, बहुत लोग हैं ऐसे। मतलब पैसा लेके आ गए, अब क्या घनी कमाओ दखलो, अरे वो दखलो घेर कमाओ तो कोई थोड़ा दौन वहां से थोड़ी कमाओगे। फिर पैसा एक आर्थिक नीड होती है किसी भी परिवार, किसी भी समाज, किसी भी देश की। वो तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप उस पर वार करोगे तो उसके परिवार पर कर रहे हो, उसके समाज पर कर रहे हो, उसके देश पर कर रहे हो, तो मतलब देशद्रोही हुए आप। इसका मतलब क्या हो, आप देशद्रोही हो। क्यों? क्यों आप अपने ही परिवार को तोड़ रहे हो। उस परिवार की वजह से आपका समाज टूटेगा, समाज में विश्वास खराब होगा तो पूरा समाज बिखर जाएगा। आज के समय में लोग भरोसा नहीं करते पैसों में, 100 बार सोचते हैं किसी को देने से पहले। तो वो कोशिश करता है कि थोड़ा रुपये दूं ताकि भूल ना हो, तो और भूल लीजिए। ये भी होता है आजकल, किसी को ज्यादा जरूरत रहती है ना। देखो बहुत कम लोग हैं ऐसे ट्रस्टेड, ऑनेस्टली से बताऊं, मैं भी इस लाइफ से आपकी जैसे ही हूँ, तो ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत मैटर करती हैं। वही बात है ना भाई, सामने वाले आवश्यकता के लिए आप एनी टाइम अवेलेबल हो और आपके टाइम बिल्कुल अकेले हो, तो क्या हुआ? आप तो, आपका तो शोषण हो गया। फिर आप लास्ट में क्या होते हो, मैच्योर होते हो, फिर आगे से ध्यान रखते हो। फिर आगे से ध्यान नहीं रखोगे तो फिर तो आपकी गलती है भाई। ठोकर खाया पची नहीं, हम बड़ो जन पचकिन क्या हो, वो काम नहीं आता है ना। तो ये चीजें समाज में आपके होती, तो फिर आपका क्या होगा? अब आपको इस कैटेगरी में तो नियम बना लो भाई, जिंदगी में भूखे मर जाओ, किसी के पैसे लाए पहले उसको दो, फिर आप दूसरे कुछ अपने शौक पूरे करो, ये नियम बना लो। मैं लेट कर नहीं कहता हूँ, परिस्थिति हो सकती है आपकी कोई लेट वेट हो गई, लेकिन इतनी भी लेट नहीं हो कि उसका वो ब्याज मांगना हुआ या मूल, बस वो लास्ट में था कि मन तो मूल ही दे दे। होता है कभी बार देखना कि भाई इतना अमाउंट हो जाता है कि बाड़ी और ब्याज आगो मन मूल दे दे। ये रियलिटी है समाज की अपने। अच्छे अच्छे पैसों वाले भी होते हैं ना, वो भी ऐसा करते हैं। मतलब गरीब इंसान का तो एक समझ में आता है, फिर भी देखो गरीब आदमी होगा ना, ये तो मैंने ये चीज नोटिस की है, वो पैसा नहीं खाता। मतलब गरीब वाला में पैसे ले लेते हैं, कोई शादी विवाह में, ज्यादातर मोस्टली क्या होता है, गरीब जो होता है ना वो शादी विवाह में पैसा लेते हैं आपका। अब शादी विवाह में पैसा लिया तो वो क्या भाई 4 दिन में परिस्थिति हुई, आता जोड़ी कह रही, वो क्या भाई थार पाए नहीं खाऊं, वो मतलब पॉजिटिव वे में बात करेगा। शहरी वाला फोन बंद। तो शहर के कौन कौन है यहाँ पर? अच्छा, सब गांव में चले गए। हाँ, पता चले सर कमेंट नहीं कर ले क्या? बढ़िया। देखो चैन बढ़िया नहीं है, चैन के अंदर जो नियम है ना वो बढ़िया है। क्यों आप खराब हो गया? आप तो सिंपल सी बात, आप खराब नहीं हो, आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है, आपको सिखाया क्या जा रहा है उस पर निर्भर कर रहा है ना। वो भी इंसान, अपने इंसान है, तो फिर चैन की मैटर नहीं आता। सेपरेट तो हम लोगों ने की है, लेकिन फाइनली कहीं ना कहीं एक इंसान की बात होती है ना। तो फिर तुम लोग ऐसा करोगे तो ये वाली स्थिति बढ़ेगी। ये टेम्पररी बढ़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आपने 10 दिन की जगह आपको महीने भर बाद में दिया, इस ओके कोई नहीं, आपने जैसे तैसे करके दे दिए, आप उस कर्जे से मुक्त हुए, खा गए। और ऊपर से हाँ आज दूं काल दूं, आज दूं काल दूं, वो मतलब ऐसा बोल बोल के उसको इतना घुमा देता है, फाइनली उसका मोह खत्म हो जाता पैसों से। पैसे मांग मांग के तो है ना मेरी जबान खराब हो गई, घिस गई, इसके पैसे नहीं आए। क्या हुआ? किसके? नहीं, मेरे साथ ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि मैं इन सब चीजों में, अभी बिजनेस में देखो मैं थोड़ा देखता हूँ समाज को। नहीं देखो, छोटे मोटे किस्से तो हो ही जाते हैं, बट छोटे मोटे तो ऐसा है कि भाई अभी क्या भाई थोड़ी देर आऊं वो आदमी गायब हो जाए। देखो वो सबके साथ हो सकता है। बोलते हैं ना कि छोटे किस्सों में अगर इतना सीख लेते हो तो आप भी सीखो। अगर चलो मैं अपनी बात करता हूँ कि भाई मैंने इस चीज से क्या छोटे मोटे मेरे ऐसे काम, ऐसे मतलब लाइक मैं अपने फील्ड की अगर ऑनेस्टी से बात करूं तो मैं क्या करता हूं कि मुझे अगर कोई बोलता है कि अब मेरे पास तो क्या होता है पेशेंट आते हैं भाई, ज्यादातर तो मेरे पास पेशेंट आते हैं, उधारी वाला वैसा मेरा लफड़ा हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं अपने हाथ खड़े ही रखता हूँ, क्योंकि रहता ही ऐसे ही हूँ तो कोई मांगे नहीं इजीली। लेकिन फिर भी अगर ऐसी स्थिति हो तो मुझे पता है हैंडल कैसे करना है, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पेशेंट के मामले में मेरे साथ ये चोट होती है। मतलब मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है ये पेशेंट है, अब इस बेचारे की मजबूरी में क्या मैं अड़ा हूँ उसको, भाई उसका इलाज करना है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ पेमेंट होल्ड कर लेता हूँ मैनी टाइम्स। तो वो क्या करते हैं आदमी गायब।
अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने तो भाई अच्छा ही सोचा ना कि भाई पेशेंट कोई पीड़ा में हो, फिर मैं उससे जबरदस्ती क्यों पैसे दो। अगर वो बोल रहा है कि भाई मैं वापिस आके दे दूंगा या बाद में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में नहीं दे रहे भाई उसके कर्म है, कुछ देते हैं कुछ नहीं देते। तो वही मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी मेरा फाइनेंशियल रूप से इतना नहीं हुआ है। मैं मतलब मेरी पर्सनल लाइफ में एक दो जने कोई रखता हूँ जहाँ मेरा फाइनेंशियल इधर उधर होता रहता है, चाहे लाख हो 2 लाख 5 लाख, ये घूमना भी हो ना, तो पर्सनली मैंने एक जोन बना रखा है, इससे बाहर नहीं जाऊंगा। क्यों? जोन ऐसा बनाया है कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर, अगर गलती करेगा दूसरा भी फंसेगा तो वो वहां से आप निकल जाओगे, मतलब अमाउंट नहीं फंसेगा। तो उसके लिए आपको मैच्योर बनना होगा। जरूरतमंद की कर रहे हो वो अलग चीज है, लेकिन आप बिजनेस के पर्पज से भी तो इन्वेस्ट करोगे ना, तो वो चीज है। बाकी मेरे साथ एज ए पेशेंट टाइप का बहुत बार हुआ है। सबको 10-10 रुपये क्यों भाई? क्यों क्लास लेने का मन नहीं, भागने की बात है कि गायब हो गए? चलिए, बंद होने वाले व्यवसायों की संख्या में बढ़ोतरी भाई होनी है ना। भाई पैसे ही नहीं है, आप खर्चा मेंटेन नहीं कर सकते, आपके ग्राहक नहीं है, तो आप पैसा डूब रहा है और आपके पास जो आपने माल बनाए हैं वो बिक नहीं रहा है, तो क्या करोगे? आपको बंद करना पड़ेगा कि भाई और धंधो करो बंद, आप आई दिवाले होगा, तो फिर वो उसको छोड़ देता। बोलते ना जिंदगी में सीखना होना थोड़े से सीख जाओ, बड़े झटके आपको उबारने नहीं देंगे जिंदगी भर, ये ध्यान रखना। छोटी छोटी चीजों से सीख लो। क्या हुआ? नहीं तो सीखना आपको, मेरे को है या आपको? भाई मैंने तो सीख लिया ना, आप दो मुझे सीखना है तो फिर प्रैक्टिकली सीखना तो आपको है ना भाई। भाई मैंने तो मेरी बात से समझ में आ गया, काफी कुछ सीख लिया है, थोड़ा और सीखेंगे। अभी तो क्या है, सबकी बोलते ना बहुत एज में बड़ा फर्क नहीं है ना सीखने के लिए, तो मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखो। आप अपने एज फैक्टर में सीखिए, मैं अपने स्तर पर सीखो। भाई दोनों अपन सब एक जनरेशन के हैं, कि वो होता है ना कि 20 साल का फर्क हो तो अपन के पेरेंट्स की जनरेशन में चला जाता है, वो अब लपड़ा है नहीं। तो 4 दिन बाद में, आज से 5 साल बाद में सब एक जैसे लगेंगे, सब एक जैसे लगने वाले हैं। वो डिपेंड करेगा कि आप क्या फील्ड में कौन से, वहीं से आपकी मैच्योरिटी होना नहीं होना वहां निर्भर करेगा। कोई पेरा मत काम करी हाउल नहीं पैडित करी सा कटी लुगे अंगूठ तो काट नीड़ी अटो एक भाई सा क्या ब्याह होगा फलान जी काम हो, क्या तुम्हारे सर है? अब वहां पर क्या सोचना पड़ेगा कि सर की आवाज तो आई है, घूंघट में है कौन? तो यही होगा ना भाई। देखो जेन्युइन सी बात है, अगर आप थोड़ा एजुकेट होगे, थोड़ा वेल डेवलप नहीं होंगे, तो आप क्या होंगे? ये बड़ा सा घूंघट रहेगा, नहीं रहेगा? फिर तो डिपेंड करता है कि आप लोग घूंघट रखना रहना नहीं रहना वो अलग फैक्टर है ना। उस घूंघट का मतलब ये थोड़ी है कि भाई आप बहुत पीछे रह गए हो। घूंघट देखो, घूंघट क्या करता है कि भाई एक अपनी एक सामाजिक परंपरा है ना, वो कहीं ना कहीं एक समाज ने बनाए हैं। तो इसमें मैं इतना उस देखो जनरल आप घर में आपको कौन घूंघट, आपकी बहन बेटी हो, घर में परिवार हो, वहाँ कौन कहता नहीं। कोई मेहमान आए तो वो बड़े छोटे का एक सम्मान का एक क्या ना परंपरा बनाई गई है ताकि घूंघट में रहे। कोई जेठ आ जाओ कि नहीं तो घूंघट काटिया करे, तो एक वो परंपरा है कि भाई अपना से बड़े आ गए तो उसको कहीं ना कहीं सिक्योर करने के लिए करते हैं। वो एक अच्छी चीज है, मतलब आप समयबद्ध रूप से अपने परिवार में, वो एक आपके संस्कार को कह सकते हो, सम्मान का एक तरीका है जो आपके पौराणिक अपने माता पिता से आपने सीखा हो गया। तो आपने नहीं सीखा इसका मतलब भाई आपके मम्मी पापा हैं, पेरेंट्स हैं, दादा दादी होते, दादा दादी आज भी वो कहीं ना कहीं दादी, आप कोई ऐसा लोग आ जाए जिससे आज भी घूंघट निकालो, वहां निकाल के बैठ देंगे। मतलब मेरी दादी 19 ईयर के आसपास है अब, लेकिन मैं जैसे देखता हूँ एक झटके में घूंघट। बाई चांस कभी कोई दिखता है कि हाँ जेन्युइन में कोई हो सकता है, रिलेशन में ऐसा हो जिससे घूंघट आवश्यक हो, तो वहां स्थितियां हो सकती है। तो वो एक कहीं ना कहीं आपके संस्कार। देखो इतना भी मॉडर्न नहीं बनना है कि आपको कोई एग्जांपल दो या ऐसे वहां समझ जाओगे। हाँ देखो पढ़ाई करो, बढ़िया मेहनत करो, इससे क्या होगा? आप देखो आज आप संस्कारित, आपके अच्छे गुण होंगे तो आपके आने वाली पीढ़ी उससे सीखेगी। भाई आपने घूंघट को यहां तक लेकर आया तो आने वाली पीढ़ियां तो यूं चलेगी। किसने कहा? देखो पीढ़ियां आपके परिवार की, समाज की परिवेश पर से ही निर्भर होती है। ये आपकी सिर्फ एक मानसिकता है कि भाई ये पीढ़ियां नहीं चलेगी। आज भी भारत में ऐसे परिवार हैं जहां पर पौराणिक संस्कृति की चीजें चल रही। इस मॉडर्न युग में इस वो बोलते हैं ना कि भाई उर्फी जावेद की उम्र में लोग
एक उधर ही एक है, एक वो बिल्कुल मॉडर्न है। तो आप दो एग्जाम्पल कहने के, समाज में एक बिल्कुल अलग समाज को देख रहे हो, दूसरे साइड से आप अलग समाज को देख रहे हो है। लेकिन क्या होता है कि आज के टाइम में हो क्या रहा है, पेरेंट्स क्या करते हैं बच्चों पर, बिल्कुल नील बटे नील। फाइनेंशियल रूप से डेवलप होते हैं, नो डाउट फाइनेंशियल रूप से, क्योंकि आजकल की डिमांड है तो पैसा खूब है मार्केट में, तो आपके पास अच्छी सर्विस है तो पैसा है। लेकिन वो क्या करते हैं कि बच्चों पर ध्यान देते नहीं बिल्कुल। भाई अगर आप एक ऑनेस्टी से बताऊं, अगर लेडीज की मैं बात करूं स्पेसिफिक, तो आप यदि सुबह टाइम पर उठ के अगरबत्ती दियाबत्ती करो, मैं लिख के दे दूं, आपके आने वाली पीढ़ी उसको नहीं सीखे तो आप बताना उसका मतलब क्या हुआ। वो भी कहीं ना कहीं उसी का आपका अनुसरण करेगी, वो आपके पास बैठेंगे, तो बेटा बेटी जो भी होगा आपके पास बैठ के देखेंगे कि भाई आप कर क्या रहे हो, पहले वो ऑब्जर्व करेगा। पता चला सुबह उठ के आनंद फानंद में भाग रहे हैं तो वो वही देखेंगे, तो वो आपके पीछे ही भागेंगे ना। फिर वो धार्मिक चीजें आपको डालनी होगी। जब तक आप उसके अंदर धार्मिक चीजें नहीं डालोगे तब तक वो मेंटली रूप से मॉडर्न होता जाएगा और एक टाइम बाद में आपके हाथ से बाहर निकलेगा। मैंने ऐसे परिवार देखे बहुत अच्छे डेवलप है, बिल्कुल क्लोज सर्कल में है मेरे, जब मैं उनको देखता हूँ फाइनेंशियल रूप से वेल एस्टेब्लिश्ड, पेरेंट्स भी अच्छे हैं, लेकिन क्या रही लाड प्यार एक ओवर तक जाने के बाद सारा सत्यानाश हो जाता है, वो परिवार खत्म, फिर वो वृद्धाश्रम में जाते हैं लोग। आज वृद्धाश्रम के जो रहते हैं ना, तो उनके परिवार को देखना बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड कंडीशन में है, बहुत अच्छी कंडीशन में, फिर भी वो वहां है। क्यों? वो गरीब वाले तो नहीं है। ध्यान रखना, गरीब वाले परिवार के वो आप अनाथ आश्रम में, जो आपका वृद्धाश्रम है वहां नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन क्यों पैसा वाला को मिल रहा है? उसका रीजन ये है कि उन्होंने केवल वस्तुओं की इंपॉर्टेंस को दिया, इंसान के संस्कार, उनके व्यवहार, उसके समझ को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। देखो हर इंसान इक्वल नहीं हो सकता। अपन अपन जितने भी लोग हैं, आप मान के चलिए अपन एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो क्या अपन इक्वल है क्या? तो फिर तुलना किस बात की? फिर तुलना ही तो मरवा रही है ना समाज को कि भाई उस फलाने आदमी ने ये किया तो उसका परिवार वाला ये सोच के उसके ऊपर प्रेशर बना ले, लेकिन उसने किया है। क्यों भाई? इसका देखो, इसका एजुकेशन डिपेंड करेगा ना उसके इक्वल होने के लिए, क्या उसके लायक है या नहीं है। उसका एजुकेशन अलग है, उसका टारगेट अलग है। किसी और की गांव में नौकरी लगती है तो क्या कहता है, फलाने आदमी नौकरी लागी, थारी क्यों नहीं लागी, तो ही पढ़े। क्यों? क्योंकि आप सबकी किस्मत देखो, सबकी थोड़ा लक फैक्टर अलग होता है, सबका अलग लक फैक्टर। मेरा क्लासमेट था जिसकी सर्विस जस्ट 12th के बाद लग गई थी। हम जितने भी क्लास में, आपके में होगा क्या सबके साथ सर्विस लग रही है क्या? नहीं लग रही है ना। तो हमारे फील्ड अलग हो गए, समझ अलग हो गए, किसी के बाद में एज में फर्क आ रहे हैं, किसी की कम एज में लग रही है, तो फिर तुम लोग इस चीज की क्या, तो इसका मतलब क्या हुआ? भाई एक न्यूज में आपका किस्सा आया था, शायद उत्तर प्रदेश का किस्सा था, एक किसान का बेटा था वो फेल हो गया था, न्यूज में भी आया था ये, शायद मैंने उसकी कटिंग देखी थी लेकिन न्यूज़पेपर की ही थी वो। तो क्या हुआ उसमें? उसका बेटा फेल हो गया, उसके पिता ने क्या किया था? उसको सपोर्ट किया था, वो न्यूज में भी था, पार्टी वाला। तो मतलब पार्टी दी, मतलब पार्टी का मतलब ये नहीं है कि उसको, लेकिन उसका पेरेंट्स, फिर आगे ना बात पेरेंट्स की, समाज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पेरेंट्स की। जब तक आपके अपने जो आपके पेरेंट्स है वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तब तक ये चीजें नहीं। भाई इतना मॉडर्न ऐसा क्या हुआ? क्या इंसान क्या बदल गया? इंसान अपने आप को मॉडर्न बनाना शुरू किया, उसने अपने रहन सहन में परिवर्तन किया, उसने अपने कपड़ों के ढंग में परिवर्तन किया, मानसिक रूप से वो बिल्कुल विकृत हो चुका है। तो आज इतने क्राइम क्यों है? पहले थे क्या इतने नहीं थे। क्यों? क्योंकि उस समय उस परिवार में कहीं ना कहीं एक काम को वरीयता देते थे, सर्विस को नहीं देते थे कि भाई आपके पास काम होना चाहिए, एक जीवन यापन के लिए, 2 रोटी कमाने के लिए आपके पास काम होना चाहिए। पहले रिश्ते ऐसे ही तो होते थे। भाई आप मम्मी पापा का पूछोगे रिश्ते कैसे हुए थे गाँव में, तो वो कहेंगे कुछ नहीं है कि भाई हाँ फलान जाए कि भाई हाँ टाबर ब्याह करना, बस खत्म। वो एलर्ज करेगा टेतार ब्याह करना। तो ये जेन्युइन सी चीज है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं समाज को आवश्यक है कि आपका एनवायरमेंट है, आप अपने बच्चे को गुरुकुल में पढ़ो, फिर उसके लक्षण देखो, और उसी को एक इंग्लिश मीडियम की हाई टेक जहां पर पैसा लगे 2-2 लाख रुपए, उस बच्चे में पढ़ो, और विद इन 10 to 15 ईयर में आप देखोगे दोनों का स्तर अलग है एक ही जनरे के दोनों। तो फिर फर्क कहां से आया? इसका मतलब कहीं ना कहीं फर्क समाज वर्तमान का नहीं है, आपने जो एनवायरमेंट दिया उसको, वो उसी एनवायरमेंट में फलेगा फूलेगा, और जैसा आप वातावरण दोगे वो वैसा होगा। आप गुरुकुल में है तो गुरुकुल का एनवायरमेंट क्या है? कहीं ना कहीं धार्मिक है, संस्कार इन तो नहीं कहेंगे, संस्कार के साथ है,
और इंग्लिश मीडियम में क्या होता है, बिल्कुल मॉडर्न हो गया। आजकल के इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे खराब हो रहे हैं ना, बहुत खराब हो रहे हैं। आप मानोगे नहीं, वो मतलब 5 10 क्लास में आता है तो इतने खराब हो जाते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज। मैंने इसका पर्सनली अपनी फैमिली आसपास में देखा। मैं इनको देखता हूँ तो फिर समझ में आता है, अच्छा वो सेल्फ स्टडी की। मतलब क्या समझ में आ रहा है यहाँ से कि भाई समाज में जो जिसको जैसा एनवायरनमेंट देंगे वो बेचारा वैसा ही सीखेगा। हाँ क्या हुआ, सीरियस हो गए, क्या बात है? तो देखो सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, आप बहुत सारी चीजें जीवन में करने क्या वाले हो, क्योंकि आप खुद एक उस स्टेज में जाने वाले हो। आज जिस स्टेज में हो, आने वाली पीढ़ियों के स्टेज में जाओगे तो क्या होगा, फिर आपको यही काम करना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा कि चीजें करनी कैसे हैंडल। सीधे आनंद फानंद में अच्छा बच्चा परेशान कर रहे हैं, मोबाइल ले लो। मोबाइल की वजह से कितनी आंखें डिफेक्ट हुई है बच्चों की, तो क्या हुआ, इंग्लिश मीडियम के चक्कर, इंग्लिश मीडियम को खूब भर भर के पैसे दे। उनको लगता है कि मेरा बच्चा बस इंग्लिश मीडियम में गया अब तूफान बन के आएगा बाहर। अब उनको तूफान पता है, उस तूफान में आपका वृद्धाश्रम खोल के आएगा वो गेट, यही होगा फिर तो मतलब ओवरऑल 2 चीजें कम हो लाइफ में, लेकिन कोशिश रखो कि ये चीजें नहीं हो। देखो सारी चीजें परफेक्ट कोई नहीं होता है। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ तो मैं कुछ परिस्थितियों के हिसाब से कह रहा हूँ, ना कि मैं अपने आप पर कह रहा हूँ कि सब कुछ हो सकता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो कंप्लीट फॉर्म में नहीं। वो हर स्टेज में इंसान चीजें सीखते हुए सोचता है, वही मैं चीजें आपको शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है 4 साल पहले मैं उस स्तर की आज जो बात कर रहा हूँ वो नहीं कर रहा था, क्यों, क्योंकि मैंने वो चीज सीखी नहीं है, तो कैसे बात करूंगा। आज आप लोग सुन रहे हो, क्या हुआ, किसने कहा गुरुकुल में, किसने कहा संस्कृत है, पूरी मॉडर्न एजुकेशन दी जाती है उसको। भाई कहाँ हो सकता, ऐसी कहाँ हो सकता हो, जस्ट इमेजिन कीजिए आप हो भाई, आप में चलो इतना मान लेते हैं कि स्कूल स्टैंडर्ड तक आपको क्या है कि अच्छा गाइडेंस नहीं मिला। जस्ट इमेजिन अपनी पीढ़ियों में यही हुआ कि स्कूल स्टैंडर्ड अपन को नहीं बताया आपको करना क्या है, किस फील्ड में कैसे, कि वो नहीं बताया जाता है, तो अपन क्या करते हैं वहां डिले कर जाते हैं। तो फिर अपन को पता चलता है, तो आज अपन लोग एफर्ट डाल रहे हैं कि भाई चीजें और बेहतर हो। तो अब ये चीज माने, क्या इंग्लिश मीडियम गारंटी है? संस्कृत में आपके पास जितने रास्ते निकलते हैं, अगर आप सीख जाते हो तो आप इंसान बनने की गारंटी तो पहली है। ये आप संस्कृत के ऐसे ऐसे बच्चों को देखोगे, संस्कृत हो या आपके वैदिक चीजों से जुड़े हो, तो उसके हजारों ऑप्शन रहते हैं। इंग्लिश वाले में मैंने ये थोड़ी कहा है कि भाई इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने कहा कुछ ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों का एनवायरनमेंट ऐसा है कि बंदे हिंदी मीडियम हो या कैसी स्थिति हो उसे फेल कर देते हैं। उसका रीजन ये होता है कि वो टोटली मॉडर्न को अप्लाई कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम पढ़ाने का मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं कि भाई इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, बहुत सारे समाज में आपको आस पास मिलेंगे। मैं करीबन स्कूल टाइम भी पढ़ाता था। मैं अभी आपको कंपटीशन का तो मैं पिछले 5 6 साल हुए मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं स्कूल स्टैंडर्ड में भी पढ़ाता था। तो मैंने इंग्लिश हिंदी वाला सबसे कांटेक्ट रहा है मेरा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ रहा है। उसमें देखा है कि वो इंग्लिश मीडियम का मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल जा रहे हैं बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मतलब ना उनको इंग्लिश मीडियम की वैल्यू बताई जाती है, और ना उनको पैसे की वैल्यू, आपके पेरेंट्स है जैसे पैसा कितनी महीने से आपके, मतलब इंग्लिश मीडियम की स्कूल की फीस कितनी होती है, ज़्यादा होती है, तो ना आपको वो चीज़ सिखाई जा रही है। तो फिर क्या मतलब, देखो आपको उस चीज की वैल्यू नहीं करोगे ना, किसी भी चाहे 100 रुपए की हो या 1 लाख की हो, तो उसकी कीमत आपको अगर वैल्यू है तो अच्छी चुकानी पड़ेगी, नहीं तो आपको गलत चुकानी पड़ेगी। देखो ऑप्शंस होते, देखो नौकरी एक अलग फैक्टर है। देखो हमेशा हर चीज से नौकरी आप नॉलेज से रखो। क्या आप अपना भाग्य बदल सकते हो? क्या नहीं बदल सकते, लेकिन आप प्रयास कर सकते हो। तो इतिहास में कोई ऐसे इंसान का नाम बताओ जिसने प्रयास किया और वो किसी ना किसी जगह सेट ना होकर बेरोजगार घूम रहा है, कोई नहीं मिलेगा। जिसने मेहनत की ऑनेस्टी से। मैं एक और एग्जांपल दे दूं, 4 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया 39 ईयर एज का, 39 ईयर। मैं बहुत इंस्पायर हुआ उससे। मैंने उसके मुंह पर बोल दिया, मैं क्यों आप 39 ईयर में क्यों किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? उसके सीईटी में 130 सवाल सही हुए, 125-30 सीईटी दिया ग्रेजुएशन का ये वाला, वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वो दे रहा है। 39 ईयर एज है, मतलब वो अब आउट ऑफ सिलेबस होने वाला 1 साल बाद, मतलब वो एग्जाम तक नहीं दे सकता। आपको पता 40 साल के बाद लगभग सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो उस बंदे की हिम्मत देखो, मतलब मैं बहुत खुश हुआ उससे बात करके, काफी लंबी बात कर ली थी मैंने।
मैं इसलिए उसका पेशेंस देखा। आज के टाइम अपन 25-27 साल 30 साल के होते हैं तो इतना प्रेशर आ जाता है सोसाइटी का, बस पूछो मत, सब कुछ इसके ऊपर है। और वो बंदा 39 ईयर में भी आराम से, मुझे ऐसा लगे नहीं वो प्रेशराइज है, उल्टा उसकी बातें सुनकर मैं प्रेशराइज हो गया कि इसने मेंटेन कैसे किया। इस समाज में, जहाँ समाज में ऐसा है कि हाल कहीं करे हाल कहीं करे, वो समाज में एक हवा बना लेते हैं नेगेटिविटी का। भाई हो सकता है कि उसकी जो सर्विस का समय है, मेरे खुद के टीचर थे, मेरे खुद के संस्कृत के टीचर थे, मतलब संस्कृत पढ़ाते थे, और पीछे संस्कृत नहीं, मतलब जो संस्कृत सब्जेक्ट ले रखा था जैसे रीट में होता है ना, वो मेरे खुद के मोहनलाल जी टीचर थे। तो वो 40 साल की एज में सर्विस लगी, 40 साल की एज में, वो भी उनकी कैटेगरी अगर पूछो तो ऐसी थी। अब सोच के देखो, वहाँ सेकंड ग्रेड टीचर है, मेरी बात भी होती रहती है। तो देखो उनके सहपाठी, और वो जो उनके सहपाठी थे 25 साल की उम्र में लग गए थे, और वो 40 साल तक, मतलब 15 साल के, मतलब सहपाठी का नहीं तो 15 साल का। तो आप भाग्य नहीं बदल सकते, आप अपने एफर्ट से, कर्म है उसको अच्छे कर सकते हो, उस पर काम करो। नो डाउट 4 दिन बाद में आगे पीछे चीजें सही होनी शुरू होगी। तो जितना आपको कॉन्फिडेंस रखोगे वो आपका काम है, आपकी ऑनेस्टी, आप मेहनत कितनी करते हो। देखो परफेक्ट नहीं होता, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अवगुण किस में नहीं होते, सब में होता है, मुझ में भी है, आप में भी कुछ ना कुछ होते हैं, क्योंकि कलयुग में इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन अपना आपको बेहतर जरूर बना सकता है, जो आपके कार्य और उस पर निर्भर करेगा। चलिए अब अगर बात करूं तो कारण भी देख लो, जैसे वित्तीय संकट हो गया, पैसों का मामला है, तो ऐसी स्थिति आ सकती है। बाहरी व्यापार झटका, मतलब यहाँ पर इस लैंग्वेज का यूज किया, बाहरी व्यापार झटका के यहाँ पर मतलब हो गया व्यापारिक जो कारोबार है वो आपका ब्रेक होना शुरू होगा। भाई पैसा ही हो गया नहीं, माल वाल आ रहा जा रहा, लेकिन आपको पैसा खरीदने वाला कोई है ही नहीं, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। प्रतिकूल आपूर्ति झटका, भाई कई बार क्या होता है, आपूर्ति मतलब कहीं ना कहीं आपको सप्लाई की आवश्यकता हो रही है, भाई सप्लाई की तो बात हो रही है, आपूर्ति क्या है, सप्लाई की स्थिति आ रही है, तो कभी कभी सप्लाई की स्थिति अभी आपको ब्रेक हो जाती है। भाई जिस जगह पर हो सकता है अच्छी चीज जा रही हो, लेकिन उसकी सप्लाई प्रॉपर हो नहीं पा रही, सप्लाई हो सकता है दूर हो, तो सप्लाई क्या कहती है कि भाई स्थान दूर हो तो क्या होता है, उसका चार्ज भी तो लगता है ना जाने के लिए, तो वो प्रभावित करेगा। आर्थिक, ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही हो गया है, इसको हटा दो, इसका ये अर्थ कुछ, इसका ट्रांसलेशन कोई अजीब तरीके से हुआ। चलिए, बड़े पैमाने पर मानव जनित और प्राकृतिक आपदा ये कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। मंदी से निपटाने के लिए सरकार आमतौर पर विस्तारवादी व्यापक आर्थिक नीतियां, मतलब विस्तारवादी चीजों को क्या करेंगे, ढील दे देंगे। कैसे? धन की आपूर्ति में वृद्धि करेगी। भाई आपको क्या है, पैसा सस्ता दे देंगे, लोन भी सस्ता देना शुरू कर देंगे, ताकि आपके पास पैसा आएगा तभी तो आप कुछ और करोगे। मंदी के समय पैसा बढ़ा लेती है गवर्नमेंट, ब्याज दरें कम करेगी तो आप अपना आप लेगो ना, फिर सस्ती ब्याज दरों पर पैसे मिल जाए तो आप तो टूट पड़ोगे। सरकारी खर्च में वृद्धि करेगी, भाई ब्याज दरें कम करोगे तो सरकारी खर्च तो बढ़ने है ना भाई, फिर क्या होगा, कराधान में कमी, टैक्स भी आपको कम ले लेंगे, तो आपके पास पैसा रहना शुरू हो जाएगा। चलिए अब 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर अच्छा टॉपिक है एक और, फाइनेंशियल, यहाँ पर अपना बैंकिंग खत्म हो जाता है।